अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ। इस उम्मीद के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक नया हफ़्ता गुजारने की बल्कि मनाने की आप लोगों ने खूब तैयारी भी कर रखी होगी। नया हफ़्ता है, नया दिन है और नए जज्बे के साथ हमेशा दिन का आगाज़ करना चाहिए और अपने काम काज पर निकलना चाहिए और वो भी पॉजिटिविटी के साथ। हमेशा की तरह आज भी हम प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी बात के साथ ही करेंगे ताकि आपका दिन भी अच्छा गुजरे, आने वाला जो वक्त है वो अच्छा गुजरे और हमारा दिन भी अच्छा गुजरे। कहा जाता है, बचपन में हमें कहा जाता था, बल्कि अभी भी कहा जाता है कि मेहनत में अज़मत है और हमारी ज़िंदगी के तमाम काम मेहनत ही से आसान होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा जादू है जो लोगों को बुलंदियों पर ले जा सकता है। और ये सब बातें बजा हैं, लेकिन अगर इन सब बातों को पेश नज़र रखते हुए आप ये कहें कि आपकी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी, तो हमारे देखने वालों को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी या फिर शायद आप लोगों को रायगानी का बराबर पता ही नहीं है या अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि ये बातें नामुकम्मल सच्चाई होती हैं कि शायद ऐसा कुछ नहीं है या हम जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले रायगा नहीं जाएगी। वाकई रायगा नहीं जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस तरह के आप ज़मीनी जो हक़ाइक़ होते हैं ना, उनको नज़रअंदाज करते हुए आपको लग सकता है कि आपने कोई गलत समत में चले गए हैं ना, फिर कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर लगा देंगे, वो आपकी मंजिल ही नहीं होगी, तो फिर तो आपकी मेहनत रायगा जाएगी ना। हमारे लाइफ में बैरूनी अवामिल का बहुत अमल दखल होता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को इग्नोर करें मगर आपको आपकी मेहनत के बराबर रिवॉर्ड भी मिल जाए। ये एक अलग बात है कि किसी भी काम में ईमानदारी और लगन से लगे रहने की वजह से ना आप में सब्र पैदा हो जाएगा, आपका एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड बिल्डअप हो जाएगा, या ऐन मुमकिन है कि आप में मुस्तकिल मिजाजी भी आ जाए। मगर लाजमी नहीं है कि आपको वो मिले जो आप सोच कर बैठे हुए हैं, और लाजमी नहीं है कि आपको आखिर में नाकामी या फ्रस्ट्रेशन देखने को मिले। पॉसिबिलिटीज़ चेंज होती रहती हैं, इसीलिए तवक्कुआत जब भी लगाएं ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने जहन में रख कर लगाएं, वरना आपकी तमाम तर बातें हवा में तीर चलाने जैसी ही होंगी। आप मेहनत के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से मजबूत इंसान है, मगर कामयाबी के लिए आपको अंदरूनी दुनिया ठीक करने के साथ साथ ना अपनी बैरूनी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है ना, उसमें भी साजगार माहौल पैदा करना होगा जो आपके मेन आइडिया ऑफ सक्सेस को सपोर्ट कर सके, जो आपके लिए आपके रास्ते हमवार कर सके। ना कि महज हम कुएं के मेंढक बनते रहते हैं और दिन रात अपनी इसी छोटी सी मदार में छलांगे लगाते रहते हैं, और हम जो इतना बड़ा कह ले कि वर्ल्ड है, दुनिया है, उस तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। हम सिर्फ अपनी, कहते हैं ना, डेढ़ इंच की हम लोग अपनी मस्जिदें बना लेते हैं और उसे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा या कह ले कि हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करें। उन चीज़ों को लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के एतबार से देखें कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसका हमें लॉन्ग टर्म कितना फ़ायदा होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। अपनी मेहनत पर सवाल खड़े ज़रूर करें कि मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी मेहनत वाकई मुझे इस सिमत की तरफ लेकर जा रही है जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ। अगर नहीं तो वो फ़ौरन काम वहीं पर रोक दें और अपने लिए सही रास्ता इंतखाब करने की कोशिश करें। और ये भी सोचें कि क्या मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग के बजाय अपना काम स्मार्ट वर्किंग के ज़रिए भी कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अब तो इतनी ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं इंटरनेट की वजह से कि आप स्मार्ट वर्किंग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ये सवालात बड़े ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम लकीर के फ़कीर बनकर अपनी ज़िंदगी में ख़ुद से सवाल किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते हैं। और ये बात आप समझने के लिए आपको मुआशरे में बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी जिनसे ये हमें साफ वाज़े भी हो जाएगा कि सही सिमत में काम ना करने वालों की मेहनतें किस तरह रायगा जाती हैं। तो खुदारा महज इस मोटिवेशनल नारे के ज़मन में मत रहें कि मेरी कोई भी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अपना नुकसान होने से ख़ुद को बचाएं, ज़िंदगी में स्मार्ट बनने को तरजीह दें।
स्मार्ट फिजिकली स्मार्ट मैं नहीं बोल रही हूँ, वो भी आपको होना चाहिए। सेहत अच्छी होगी, आप फिट रहेंगे तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट है कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हैं। कभी कभी किसी सिचुएशंस में हमें हार्ड वर्किंग की ज़रूरत नहीं होती, हमें स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्किंग तब आती है जब आप मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा ले रहे होते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, दुनिया में देख रहे होते हैं कि क्या क्या कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, नई टेक्नोलॉजी से आशना हो रहे होते हैं, उससे मालूमात ले रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में ये इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग ये होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हार्ड वर्किंग ही करते करते कामयाब हो सकते हैं, आप स्मार्ट वर्किंग करके भी कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने भी किए हैं। आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें, यूट्यूब पर काफ़ी चीज़ें आपको इस तरह की मिल जाएंगी स्मार्ट वर्किंग के हवाले से, स्मार्ट बिजनेस के हवाले से। ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कि आप स्मार्ट वर्किंग कर सकते हैं। ई कॉमर्स में इतना कुछ आ जाता है कि आप घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए हार्ड वर्किंग करने से बेहतर है कि स्मार्ट वर्कर बना जाए। उसके लिए आपको अपना दिमाग खोलना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, ख़ुद को भी और ज़माने को भी। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ मज़ीद सेहत के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और अब हमने बात करनी ख़वातीन की सेहत के हवाले से। एक वक्त था, मुझे याद है कि जब कुछ ऐसी मुहलिक बीमारियां होती थी जिनके बारे में बात की जाती थी, या कहा जाता था कि एक सर्टेन एज आती है और जिसमें कुछ मखसूस बीमारियां ना उनका शिकार होती हैं, और वो भी बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं। लेकिन अब उम्र की कोई कैद नहीं है। कम उम्र बच्चियां भी मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो रही हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात भी है। और अगर बात करें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, जिसे हम आम ज़ुबान में PCOS कहते हैं, और ये बीमारी ख़वातीन में बांझपन की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है, और इससे बहुत सी नौउम्र लड़कियाँ मुतासर हो रही हैं। और ये 16 साल की उम्र की ख़वातीन में सबसे आम हार्मोनल आर्ज़ा है। PCOS या एक और मर्ज़ PCOD वाली हर औरत मुख्तलिफ तरीके से मुतासर हो रही है, क्योंकि हर बीमारी जो है ना डिफरेंट बॉडी को वेरी करती है। मतलब अगर मुझे साइंस एंड सिम्टम्स कुछ और आ रहे हैं तो किसी और को कुछ और आ रहे होंगे। नींद मुतासर होती है, चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। PCOS या PCOD इन दोनों अमराज को रोकने या हालत को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए हर औरत को इन अमराज से अच्छी तरह इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी वजह से हम बहुत सारा हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ख़राब हो सकता है। तो हमने आज बात करनी है कि हम अपने डाइटरी हैबिट से, डाइटरी पैटर्न को बेहतर करके किस तरह इन बीमारियों से, ख़ास तौर पर PCOS से बच सकते हैं। या अगर किसी को PCOS है तो वो कौन सी डाइट का इस्तेमाल ज़्यादा करे और कौन सी डाइट का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दे। तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर उम्मे फरवा मौजूद है, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर उम्मे फरवा, आपको वेलकम कहती हूँ जागलो हार में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर उम्मे, सबसे पहले तो बताइए कि PCOS के लिए कौन सी डाइट बहुत बेनिफिशियल है, उससे बचने के लिए कौन सी डाइट हमें खानी चाहिए? अच्छा, जिन फीमेल्स में, अब क्योंकि इसमें जिस तरह आपने ऑलरेडी शेयर किया कि ये हम ये नहीं कह सकते कि एक सर्टेन एज में होगा। जब भी बच्चियाँ रिप्रोडक्टिव एज में एंटर होती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसके बाद अब हमें इवन 12-13 साल की भी पेशेंट्स ऐसी मिलनी शुरू हो गई हैं जिनके अंदर हमें PCOS के सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं। ओके। बाज़ का बहुत जो है वो क्लियरली अगर हम उनका ओवरियन स्कैन करें तो उसमें सिस्ट इतनी प्रोमिनेंट हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन सिम्टम्स सारे मौजूद होते हैं, जिस तरह चेहरे पे बाल हो जाना, एक्ने का होना। बात सूरतों में ऐसे भी होता है कि पेशेंट में और कोई हमें सिम्टम नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन उसका वेट स्टैटिक हो जाता है। अच्छा। वेट एक जगह स्टक हो जाता है, पेशेंट कंप्लेन करते हैं जी वज़न कम नहीं हो रहा। इन सब में जो सबसे जो मेजर इसकी रूट कॉज है ना, वो है हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बिल्कुल चलना फिरना नहीं, बिल्कुल आप लेज़ी होके बैठे हुए हैं और गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक बहुत मिसकंसेप्शन पहले जो लोगों में अभी तक बल्कि चलती आ रही है कि चिकन खाने से जो है हार्मोनल चेंज और ये सारा कुछ हो रहा है, जबकि ये जो इसकी मेन रूट कॉज है वो हमारे रिफाइंड कार्ब्स हैं और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी मेजर रूट कॉज ये है
अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स। अगर हम ये कहें कि कोई एक सर्टेन खाने हम वाली तो उस चीज बेचारे बुरी है, चिकन को जो खुद नहीं खड़ी हो सकती, हम उसके ऊपर सारा जिम्मा डाल देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी it's डाल good देते हैं कि quality इसकी वजह से protein। हमारे ना लड़कियों के हार्मोन जो है ना वो इम्बैलेंस हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें भी ये कि बहुत सी उसके अंदर इस तरह की नेचुरल चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें तो पीसीओएस जो है वो मैनेजेबल है। अच्छा, ऐसा okay। नहीं है कि ट्रीटेबल नहीं है, इट इज़ मैनेजेबल। और बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि जी फीमेल्स बिल्कुल ही लाइक बांझपन का शिकार हो जाएंगी, बच्चे नहीं होंगे। बहुत सी पेशेंट्स जिन्हें पीसीओएस था उन्होंने वो ट्रीटमेंट कराया अच्छे तरीके से। हाँ। और ये भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि अगर आपके ऑलरेडी आप नॉर्मल थे, आपके बच्चे हो भी गए, यू गॉट मैरिड, शादी से पहले आपको ऐसा इशू नहीं था, तो बाद में नहीं होगा। इवन इट कैन हैपन लेटर एज वेल, आफ्टर मैरिज। जी बिल्कुल, तब भी हो सकता है, बच्चे की पैदाइश के बाद भी हो सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रूटीन में अपना स्कैन नहीं करवाते। बहुत कम फीमेल्स हैं जो रूटीन एग्जामिनेशन अपना करवाती हैं। करवाते रहना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई चेंजेस हैं या आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपको ये चेंजेस नजर आए कि कोई फेशियल हेयर ग्रोथ, अब नॉर्मली फीमेल्स करती क्या, पीसीओएस हुआ, चेहरे पे बाल हो गए, लेजर्स करवा लेंगी, लेकिन जो अंडरलाइंग हमारा कॉज है हमने उससे नहीं छेड़ा। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइट में अपनी बहुत ज़्यादा चिकनाई का इस्तेमाल जो है उससे गुरेज करें। कई लोग जो हैं वो फिर अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न्स जो है उस पर चल पड़ते हैं। जिस तरह वो कहेंगे हमें ड्रास्टिक वेट लॉस चाहिए, या तो वेट लॉस इंजेक्शन आजकल बड़े जो है वो फेमस है, जबकि एफडीए ने उससे प्रूव किया है डायबिटीज के पेशेंट के लिए, जिस तरह ओज़ेम्पिक है। हाँ। लेकिन उसको वेट लॉस जो है वो हमारे दूसरे उन्होंने इंडिविजुअल्स के लिए उससे प्रूव नहीं किया। लेकिन हम तो फिर हर दौड़ में शामिल हो जाते हैं है ना कि यहाँ पे बहुत से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो उसको प्रमोट भी कर रहे हैं और लोग उसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आप अपनी डाइट को करेक्ट कर लें, और वो भी ये उसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए नहीं, बल्कि अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स आ गए हैं तो इट मीन्स कि आपको लाइफ लॉन्ग इसकी मैनेजमेंट पे रहना पड़ता है, अदरवाइज दे कीप ऑन कमिंग बैक। अच्छा, तो यहाँ तो हम उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो खाते हैं। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डाइट और एक्सरसाइज जो है उस पर फोकस करें। लेकिन डाइट में मुझे बताइए कौन सी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो अगर खुदा ना खासा अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम आपको है जो हमें देख रहे हैं, तो वो अपनी डाइट में वो चीज़ें इंक्लूड करना शुरू कर दें। दालचीनी का इस्तेमाल करें। सिनेमन बहुत आम हमारे घर में गरम मसाले में मौजूद होता है। आप दालचीनी का पाउडर बना लें, उसका कावा इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए और फीमेल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फेन्यूग्रीक सीड्स होते हैं जिन्हें मेथरे बोलते हैं, हाँ, उसका इस्तेमाल करें। सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करें। ये सारे इस तरह के हमारे नेचुरल जो हैं वो कुछ फूड सोर्सेज हैं जिसके अंदर इसकी मैनेजमेंट मौजूद है, इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इससे हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। नॉर्मली पहले तो ये किया जाता था कि मेटफॉर्मिन, जिस तरह हमें ओवर द काउंटर जाके वो मिल जाती है ग्लूकोफेज के नाम से भी, हम यूजुअली पेशेंट्स को वो रिकमेंड करते थे, ठीक है। लेकिन अब टाइम के साथ और इतने सप्लीमेंट्स आ गए हैं कि अगर हम उनको इस्तेमाल करें तो हमें वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सीड्स मैंने सुना है कि सीड्स जो जितने भी पंपकिन सीड्स हैं या बाकी सीड्स हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं पीसीओएस की ट्रीटमेंट के लिए या उसको मैनेज करने के हवाले से। जी बिल्कुल करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि देखिए उसमें ना एक तो फाइबर होता है, हम जिस तरह बोलते हैं अगर पीसीओएस है तो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से जाएं। अब लोगों को नॉर्मली लगता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हमने सिर्फ चौकर की रोटी ही है, जबकि अगर आप किडनी बीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी फाइबर तो उसके अंदर भी आ जाता है। तो एक अच्छा जो आपका डाइटरी पैटर्न है, जिस तरह अगर ब्रेकफास्ट में आप पहले फ्राइड एग या ऑमलेट खाते हैं, आप उसको रिप्लेस कर लें बॉइल्ड एग वाइट्स के साथ। इस तरह हम फैट कंजम्पशन को कम कर लें। अगर आप वाइट ब्रेड खाते हैं तो आप उसको रिप्लेस करें ब्राउन ब्रेड के साथ या मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ। और जो आपका घर में अगर खुले दूध का भी कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसकी बलाई को 2 दफ़ा रिमूव करके उसका स्किम मिल्क बना सकते हैं। जितने भी फैट के सोर्सेज हैं उससे अवॉइड करें और कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करें। लेकिन रिस्ट्रिक्शन का ये मतलब नहीं कि आपने रोटी चावल ये बिल्कुल ही खाना छोड़ देना है, क्योंकि ये हमें एनर्जी के लिए फिर भी रिक्वायर्ड है। अगर हम अपनी डाइट से इसको भी बिल्कुल ही निकाल देंगे तो फिर वही जो हेयर फॉल का इशू और बहुत सारे मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का मेन काम है
हमारी बॉडी की रिपेयर एंड डेली जो वेयर एंड टेयर होती है, उसको रिपेयर maintain करना, हाँ। अगर हम प्रोटीन को सोलली एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेंगे, जिस तरह अक्सर पेशेंट बिल्कुल ही प्रोटीन डाइट पे चले जाते हैं, तो वो भी अपने साथ गलत करते हैं। तो ठीक है। आपका एक बैलेंस डाइट होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इन बिटवीन मील्स आप स्नैक लें जिसके अंदर फ्रूट लें, लेकिन फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। अच्छा, लेकिन प्रोटीन आपने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन प्रोटीन में कौन कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है, प्रोटीन में क्या आ सकता है? अंडे की सफेदी, ठीक है। आप लो फैट मिल्क और योगर्ट जो है बिल्कुल लाइक बलाई के बगैर जो है दूध और दही का इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिकन और फिश। अच्छा, फिश, ओके। फिश जो है वो अभी तो सीजन भी है, तो इसमें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मटन और उसमें बीफ का इस्तेमाल ना करें। मटन जो है वो हमारा मीडियम फैट में आ जाता है। अगर तो आप बिल्कुल उसके कोई वो लीन पोर्शन ले रहे हैं इस तरह का जिसमें बिल्कुल भी फैट नहीं है, फिर ले सकते हैं, बट स्टिल वही पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपकी हथेली के साइज का एक जो है ना वो मीट का पीस होना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। कि अगर वो आप हड्डी वाला पीस ले रहे हैं तो वो भी आपकी हथेली के साइज का, अगर आप बोनलेस ले रहे हैं तो तब भी इतना। अब हथेली मींस इतना, लाइक वो हमारा 3 ऑन्स का तकरीबन बनता है एक बोटी, बस इससे ज्यादा उसको एक्सीड ना करें। लेकिन इसके साथ एक मेजर पोर्शन आपका सब्जियों का होना चाहिए। अच्छा, जिसके अंदर आप आलू का इस्तेमाल ना करें, आलू का इस्तेमाल ना करें। उसको आप सब्जी के तौर पे ना खाएं। अगर आपने कार्ब्स रिस्ट्रिक्शन पे हम जा रहे हैं तो आलू, रोटी या चावल, इसमें से आपने कोई एक चीज का इस्तेमाल करना है। अच्छा, इन तीनों में से एक का इस्तेमाल करना है, तीनों का इस्तेमाल नहीं करना है। या जिस तरह अगर मकई भी है, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं हम तो हेल्दी स्नैक्स ले रहे हैं, लेकिन वो हेल्दी स्नैक्स का भी पोर्शन इतना बड़ा हो जाता है कि कैलोरीज जो हैं एंड में वो आपकी फिर ज्यादा ही बन रही होती हैं। सो हम जब भी आप अपनी एक जो प्लेट बनाएं उसके अंदर आपका मेक श्योर आपने करना है कि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें हमारी नशास्ता वाली या कार्ब्स वाली कोई चीज़ भी है, और सब्जी का लेकिन उसमें मेजर पोर्शन। अच्छा, सब्जी का मेजर पोर्शन होना चाहिए। आपने फाइबर से जो है वो उसी का तो पोर्शन नहीं होता हमारी प्लेट के अंदर, वही सबसे कम होता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं हमें वो सैलड भी, आपको कोई फैंसी सैलड नहीं चाहिए। आप सिंपल रूटीन के खीरे, गाजर, मूली, ये चीजें जो हमें हमारे सीजनल आराम, हमें सब्जी ये भी सैलड है और ये भी आपके लिए फाइबर के लिए बहुत है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने वो आइसबर्ग लेटस और ऑलिव्स और वो फैंसी बना के सारा ऊपर सॉसेस डाल के फिर आपने कहा ना आप ये खीरे, मूली, गाजर ये भी आप चुकंदर उसमें डालें और ऊपर नींबू निचोड़े और अच्छा खासा बन जाएगा। जो है वो इतनी अच्छी है कि उससे आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो एनहांस होता है। और वो सबसे कह लें कि बेहतरीन सोर्स है डाइट में वजन कम करने का, थायराइड फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है। तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्रीवेट कर रही होती हैं इस, अगर पीसीओएस की बात कर रहे हैं तो डाइट में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपकी उस बीमारी को ज़्यादा लेके चलती है? हमारे रिफाइंड कार्ब्स, क्योंकि उससे रिफाइंड कार्ब्स में क्या क्या आ जाता है? एक तो हमारा जो घर में सफेद मैदे का आटा जो है, चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल, ये सारी जो चीज़ें। फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। अच्छा, ठीक है। डेली बेसिस पे जितनी हमारी डाइट इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही साथ फिजिकल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि आपको उसमें ये भी अब ज़रूरी नहीं है कि जी आपने डेली कोई जिम जाके ही करना है, यू हैव टू डू पिलाटीज और एनी सच वर्कआउट। आप सिंपल अगर डेली 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक भी करने, यानी तेज़ वॉक कर लें, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अच्छा। और अगर ठंड है, आपको ये लग रहा है कि हम इसमें बाहर नहीं जा सकते, तो अब तो जहां आप मोबाइल और इतनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप होम बेस्ड अपना जो वर्कआउट है आप वो भी प्लान एक उसमें से देख के फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप स्टेप एरोबिक्स कर सकते हैं, आप अपने रूम में आप जुम्बा कर सकते हैं। सो एम क्या है कि आपने खुद को फिजिकली एक्टिव करना है, आपने कैलोरीज बर्न करनी है। और जब हम खुद को फिजिकली एक्टिव करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी लेवल इंप्रूव करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, जिसके लिए फिर आपको फर्दर दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। सिंपल डाइट और एक्सरसाइज, अगर आप पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए गायनोकोलॉजिस्ट पे भी जाते हैं तो वो भी आपको यही सबसे पहले कहते हैं कि आपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना है, आपने वेट रिडक्शन करनी है। और जब आपका वेट रिडक्शन होता है तो उसी से आपकी फर्टिलिटी भी इन्हांस होती है। अच्छा, लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है, जिन्हें ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है, तो वो क्या करें? पीसीओएस का प्रॉब्लम होने के साथ साथ अगर फर्टिलिटी उनकी नहीं हो पा रही है, और तो वो किस तरह की चीज़ें खाएं या जो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाए और इसकी जो रेशो है उसको कम करें? उसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो कंसीव भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना फॉलिक एसिड जो है उसका सप्लीमेंट जरूर लेते रहें। अच्छा, ठीक है। फॉलिक एसिड की गोली आम हमें मेडिकल स्टोर्स पे आराम से मिल जाती है। क्या वो शादी से पहले भी खानी चाहिए? बिल्कुल, जब
जब भी कोई लड़की किसी की शादी हो रही है तो ये तो वो वाला माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा हमारा विटामिन है कि ये आपको पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि जो कंसेप्शन के शुरू के वीक्स होते हैं उसमें तो लड़कियों को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, और अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ आप प्रेग्नेंट हो जाएं तो उसमें एक कॉमन चीज़ है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। बेबी के अंदर जो डिफेक्ट्स हैं वो आ सकते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती हाँ और जी, बाकी चीजें। हाँ। जी जी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी न्यूरल ट्यूब है वो बननी हाँ होती जी, है, exactly. तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि एक तो अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो अपनी शादी से पहले ही। जब आपकी यूट्रस ही मैलनरिश्ड होगी तो फिर आप एक मैलनरिश्ड प्रेगनेंसी जो है उसको आगे लेके चलना मुश्किल हो जाता है, और समटाइम्स आप उसको बॉडी उसको सस्टेन भी नहीं कर पा रही होती और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लड़की के लिए भी और लड़कों के लिए भी, स्पेशली वो लड़के जो स्मोकिंग करते हैं वो स्पर्म क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है। सो मेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कपल्स हु आर ट्राइंग टू कंसीव के वो अपना जिंक इनटेक अच्छा रखें। अच्छा। और जो फीमेल है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपना फॉलिक एसिड का और आयरन का जो इंटेक है वो अच्छा रखे। प्लस अगर किसी फीमेल को ये ऑलरेडी इशू चल रहा है तो हम यूजुअली मायोइनोसिटॉल का जो सप्लीमेंट है वो देते हैं, वो हमें फार्मेसी वगैरह पे इजीली मिल जाता है, और उससे भी हमारी जो कंसेप्शन है ना उसके चांसेस वो बढ़ जाते हैं। इस तरह वो फर्टिलिटी को इन्हांस करता है और पीसीओएस में बेसिकली हमें हेल्प आउट करता है। अच्छा, पीसीओएस में कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है? यूजुअली हम लोग मल्टीविटामिन्स नहीं खा रहे होते हैं जब तक हमें कोई सजेस्ट नहीं करता है, या हमें ये खदशा नहीं हो जाता कि ओहो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है, ओहो हमारी स्किन ख़राब होना शुरू हो गई है, तो तब तक हम लोग मल्टीविटामिन्स भी नहीं खाते हैं, सिर्फ हम लोग घर में जो बन रही होती है खाना वगैरह वही खा रहे होते हैं। जिनको पीसीओएस है उनके लिए कितना ज़रूरी है मल्टीविटामिन्स खाना, और उनके अंदर कौन कौन सी डेफिशिएंसी ऐसी हो रही होती है? एज सच तो कोई ये नहीं हम कह सकते कि वो कोई उनमें स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो रही होगी, बट ये कि ओवरऑल अगर तो आपके अंदर डेफिशिएंसी के साइंस मौजूद हैं और आपने अपने फिजिशियन को कंसल्ट कर लिया है, मल्टीविटामिन आपको तभी स्टार्ट करने चाहिए। ओके। जब तक आपको डेफिशिएंसी है नहीं तो खुद से आपको कोई भी सप्लीमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नो, कभी भी नहीं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं वो एक तो आयरन का सप्लीमेंट भी लेंगे और फिर क्या करेंगे दूध के साथ लेना शुरू कर देंगे, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और कैल्शियम और आयरन दोनों मेजर मिनरल्स हैं जो कि दे कम्पीट फॉर कॉमन एब्जॉर्प्शन साइड। सो दोनों ने जब एक ही जगह एब्जॉर्ब होना है तो एक ही एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अच्छा। प्लस चाय कॉफ़ी के साथ भी आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। ओके। इनकी टाइमिंग्स जो हैं वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको दोनों ही लेने पड़ रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको कैल्शियम और आयरन दोनों का सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब किया है तो आप उसको सेम टाइम पे नहीं ले सकते। हम फिर उसमें ये कहते हैं कि मॉर्निंग में आप आयरन ले रहे हैं तो आप रात में कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें। अच्छा, ठीक या है। फिर आप उसको इस तरह से भी सेट कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बड़ी कॉमन होती है। अच्छा, ये पीसीओएस वाले या ओवरऑल? पीसीओएस में भी। अच्छा, ठीक मतलब है। यूजुअली जिनको है उनको भी चाहिए कि वो अपना विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी लेवल्स रूटीन में अक्सर लोग इसलिए नहीं कराते कि टेस्ट महंगा होता है। अच्छा। उसके लिए ये है कि अब क्योंकि हमारा सन एक्सपोजर तो इतना ज्यादा बहुत होता कम नहीं है, और हाँ। वो भी तो हमने सन ब्लॉक लगाए होते हैं और हम फुली कवर्ड और होते वैसे भी हैं। कवर्ड होकर, और दूसरा देखिए आजकल धूप भी तो नहीं निकल रही ना। धूप भी नहीं निकल रही, और उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जब आप उसमें 25 से 30 अच्छा। मिनट धूप में बैठेंगे एक्सपोज बॉडी के साथ तब जाके विटामिन डी फायदा आपका होगा। ठीक बनना है। शुरू होता है। सो विटामिन डी का जो सप्लीमेंट है वो भी आपको लेते रहना चाहिए। अच्छा। लेकिन कंसल्ट करने के बाद, इस तरह से नहीं कि आपने जो है वो खुद को ओवरडोज कर लिया, या जिस तरह आयरन का सप्लीमेंट है इवन वो भी आयरन की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर आपने कंसल्ट किए बगैर, आपको डेफिशिएंसी नहीं थी और आपने ये सोच के लेना शुरू कर लिया कि इससे ये तो मेरे सारे मसाइल का हल है। हाँ। तो वो क्योंकि हमारे लिवर में स्टोर होता है और वो लिवर को डैमेज कर सकता है। ओके, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो इसलिए कहा गया है कि डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी चीज़ खाए। लेकिन क्या ये सारी जितनी भी डेफिशिएंसी है जिनकी हम बात कर रहे हैं ये मर्दों में भी हो सकती है? यूजुअली वो लोग भी इस चीज़ का इनटेक नहीं करते हैं ना, मल्टीविटामिन या इस तरह की जो चीज़ें हैं, हमें उनको लगता है सिर्फ औरतों में ही डेफिशिएंसी होती है, बल्कि मर्दों में भी हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मर्दों में डेफिशिएंसीज नहीं होती, लेकिन उनके लिए जो सप्लीमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट होते हैं। अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो मेल्स की जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो फीमेल से फ़र्क होती हैं। अब जिस तरह फीमेल को आयरन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है,
मर्दों को इतना नहीं रिक्वायर्ड होता। बिल्कुल। सो ये भी नहीं करना चाहिए कि हस्बैंड वाइफ एक ही सप्लीमेंट जो है उसको खाना शुरू कर अच्छा। दिया। मेल्स के लिए जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है वो डिफरेंट होते हैं, उसमें आयरन की मिकदार कम होती है। सेम गोज फॉर एज, अगर कोई फीमेल 50+ है अच्छा, तो उसकी जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी एज कम्पेयर टू द वन जो कि अभी रिप्रोडक्टिव एज में है, द वन हु इज स्टिल वो मेंस्ट्रुएटिंग। 20s में है या अपनी उसमें है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर ठीक आपको है। मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही तो आपकी आयरन की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन जो है उसमें भी हमारी ठीक जो है। बॉडी की डिमांड्स हैं वो हाई होती हैं। हाँ, तो वो डिफरेंट वेरी करते हैं ना, आपकी एज के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें वेरी कर रही होती है। और ये आपको एक अच्छा डाइटिशियन या अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है कि आपने किस तरह की डाइट लेनी है। हमारे साथ डॉक्टर उम्मे फरवा मौजूद थी। डॉक्टर उम्मे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हम PCOS के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि शदीद सर्दी के बायस बच्चों में तेज़ी से ख़ासतौर पर नमूनिया फैलने की वजह से निगरान पंजाब हुकूमत ने बच्चों को लाजमी नमूनिया के हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत की है। और इस हवाले से इतलात भी हैं कि सूबे के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में नमूनिया की तशख़ीस और इलाज की सहूलत मुफ्त आप लोगों को अवेलेबल है। और इसमें कितनी हकीकत है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि नमूनिया का फैलाव काफ़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और ख़ुदा न खास्ता अगर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है, खांसी, नज़ला और तेज़ बुखार भी नमूनिया की अलामात हैं। बच्चों को नमूनिया से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाना चाहिए, जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और दूसरी जानिब ये आम मुशाहिदा है कि वालिदैन 6 माह तक ही बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं। इसके बाद सुस्ती का मुजाहरा किया जाता है, जिस वजह से बच्चों को आइंदा की अपनी ज़िंदगी में मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। तो हिफाजती टीके ना लगवाने से बच्चे किन बीमारियों का सामना करते हैं, उन्हें कौन कौन सी बीमारियां लाहक हो सकती है, और महकमा सेहत इस हवाले से क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान मौजूद है, जो कि हैं डायरेक्टर EPI पंजाब के, जिन्हें कहा जाता है जो हिफाजती टीके हैं ना उनके डायरेक्टर हैं उस महकमे के। तो डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, नमूनिया बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, और अगर रीसेंट डेटा के मुताबिक देखा जाए तो 62 और 63 जो बच्चे हैं वो जाबहक हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ नमूनिया की वजह से। अगर ये अभी का डेटा, इस सर्दी का डेटा निकाला जाए तो ये बहुत एग्रीवेट करता जा रहा है नमूनिया। क्या वजह, सबसे पहले तो बताइए क्या वजह लगती है आपको कि ये रिपोर्ट केसेस अब ज़्यादा होना शुरू हुए हैं, या पहले भी यही सूरत हाल रहती थी? जी बहुत शुक्रिया आपका इस अहम टॉपिक पे बात करने का। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन 25 से 30 लाख लोग जो हैं वो नमूनिया से उनकी अमवात होती हैं। और इसमें अगर आप कहें तो 1/3 जो हैं, 1/3 वो बच्चे होते हैं जो 5 साल से कम उम्र है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है, जब ये ख़ास तौर पे जो सर्दियों का मौसम है, इसमें इसके वायरस या बैक्टीरिया जो है ज़्यादातर एक्टिव होते हैं। अच्छा। बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हैं, या माँ का दूध नहीं लेते, ब्रेस्ट फीडिंग उनको नहीं है, तो वो भी ज़ाहिर एक नेचुरल इम्यूनिटी देती है। और कुछ ऐसे वालिदैन हैं जो अभी भी हिफाजती टीका जात नहीं लगवाते। तो उस सूरत हाल में फिर ज़ाहिर है ये उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं इस बीमारी का शिकार होने के। और जो छोटे बच्चे हैं उनमें फिर अमवात की शरह भी ज़्यादा होती है। वैसे दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हों या जो शख्स नमूनिया के साथ हॉस्पिटलाइज हो, तो 5 to 10% उनका मॉर्टेलिटी रेट है। अच्छा। मतलब 100 में से 5 या 10 लोग जो है नमूनिया से हलाक होते हैं, जो बच्चे हॉस्पिटलाइज हों। अच्छा। लेकिन उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कोई ऐसी परेशानी की अभी बात नहीं है। ये एक रूटीन का एक हर साल ही होते हैं। इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा है। ये भी तो कह रहे हैं ना लोग, बहुत सी इतलात हैं, बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पे भी आपको पता है गर्दिश कर रही होती है, और वैसे भी कि जो नमूनिया की जो एक वैक्सीन होती है जो लगती है वो बच्चों को या बुजुर्गों को, क्योंकि ये 2 लोग होते हैं एज के जो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होते हैं सर्दी में, इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है।
तो उनके लिए वैक्सीन नहीं है इस वक्त अवेलेबल, लोग जा रहे हैं बट उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही है, इसकी क्या वजह है? वाकई शॉर्टेज है वैक्सीन की? एक्चुअली ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो है जो रूटीन के हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम है जिसको मैं पंजाब में देख रहा हूँ, इसमें जो वैक्सीन आती है ये हमारा टारगेट 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए होती है। अच्छा। और इसमें कोई कमी नहीं है, हर जगह वाफर मौजूद है, तमाम हॉस्पिटल्स में भी, और हमारे प्रोग्राम आउटरीच वर्कर्स भी जाके वैक्सीनेटर्स फील्ड में भी लगाते हैं। पंजाब में हर साल तकरीबन 4 मिलियन बच्चे पैदा होते हैं, तकरीबन 40 लाख बच्चे, और उस हिसाब से हम उससे भी ज़्यादा वैक्सीन जो है ख़रीदी जाती है। अच्छा। आपको पता होगा कि ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो है ये 1978 से शुरू हुआ था, और उससे पहले छोटे बच्चों की शर्मवात बहुत ज़्यादा थी मुख्तलिफ बीमारियों से। और जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, शुरू में ये 6 वैक्सीन थी 6 बीमारियों के ख़िलाफ़, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं वो ऐड होती रही हैं। नमोनिया की वैक्सीन अगर देखा जाए तो इसमें 2 किस्म के नमोनिया की वैक्सीन इस वक्त हिफाजती टीका जात में दी जा रही है। एक हिब नमोनिया है जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ये भी एक बैक्टीरिया है। अच्छा। ये भी एक कॉमन काज है नमोनिया की। वो पेंटा एक टीका लगता है, उसके अंदर ये वैक्सीन मौजूद है जो 1.5 माह की उम्र में, फिर 2.5 माह की उम्र में, 3.5 माह, 3 टीके बच्चों को लगते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ 2012 में एक PCV जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, जो कि एक बहुत कॉमन वजह है, बैक्टीरिया है बच्चों में नमोनिया कॉज करने का, उसकी वैक्सीन भी इस प्रोग्राम में शामिल है। उसके भी 3 टीके लगाए जाते हैं। अब देखें, नमोनिया एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बीमारी है जिसके 20 जरासीम हैं जो इस बीमारी का शिकार कर सकते हैं, जिसमें बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, फंगाई भी हैं। तो ये कि ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको एक, जैसे TB है उसका एक टिपिकल जरासीम मतलब है, एक स्पेसिफिक जरासीम है, मीजल्स है उसका स्पेसिफिक जरासीम है, अगर उसके खिलाफ आप टीके लगा लें तो वो महफूज हो जाता है। लेकिन इसके बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो नमोनिया को कॉज कर। नमोनिया कोई ऐसे स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। नमोनिया एक फेफड़ों की इन्फेक्शन है जो किसी भी जरसूमे से हो सकती है। तो मोस्ट कॉमन जो काजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ वैक्सीन मौजूद है, और अभी भी जो डाटा ये बताता है चिल्ड्रन हॉस्पिटल हैं या बाकी मेयो हॉस्पिटल हैं कि जो बच्चे इस वक्त नमोनिया के शिकार हो रहे हैं वो उस कॉज से नहीं हो रहे जो न्यूमोकोकल जिसकी जो ऑलरेडी एक कॉमन काज है और वो जिसकी वैक्सीनेशन मौजूद है, ये ज़्यादा वायरल नमोनिया का भी शिकार हो रहे हैं। अच्छा। वायरल नमोनिया की अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो बच्चों के प्रोग्राम में शामिल नहीं है। अच्छा। और ना ही बड़ों के लिए है। जो एक H1 इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आपने सुनी होगी, वो बहुत कम तादाद में आती है, एडल्ट लोग लगवाते भी हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ भी इतना ज़्यादा उसका ट्रेंड नहीं है, और वो रूटीन के हिफाजती टीका जात के प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। वो एक वायरल इन्फ्लुएंजा या फ्लू की वैक्सीन हम कहते हैं। अदरवाइज जो इस वक्त नमोनिया हो रही है, जैसे कोविड है, कोविड भी नमोनिया कॉज करता था। अच्छा, ठीक आपने है। कोविड के दिनों में देखा होगा जो लोग जिनकी डेथ्स होती थी वो मोस्टली वो नमोनिया का शिकार हो गए थे। फेफड़े जो थे वो इफेक्ट होते थे। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली हर इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया और वायरस नॉर्मली भी मौजूद होते हैं। इफेक्ट भी डिफरेंट होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ जरासीम ऐसे हैं जो हमारे जिस्म के अंदर रेगुलर इनहेबिटेंट है, वो रिहाइश पजीर हैं, जैसे किराए के मकान में वो रह रहे होते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते। और ये बहुत सारे जरासीम ऐसे हैं जो बाहर से इफ़ेक्ट करते हैं। तो ऐसे जरासीम जो हमारे नाक, गले, मुंह में नॉर्मली भी होते हैं, आंतड़ियों में होते हैं, आम हालात में वो कुछ नहीं कहते। चलिए इस पर मैं बात करूंगी कि हिफाजती टीकों में कितने कौन कौन सी बीमारियों को जो है ना वो केटर कर रहे हैं और कौन कौन सी बीमारियों से बच्चों को खासतौर पर बचाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल ने भी ज्वाइन किया है, हमें नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। बिलाल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। बिलाल, नमूनिया के केसेस आपको पता है कितने ज़्यादा आते जा रहे हैं, खासतौर पर बच्चे जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, और डेटा जो बता रहा है वो 62-63 जो अमवात हुई हैं, बच्चे जहाँ बहक हुए हैं। आपको क्या वजह लगती है इसकी, और जो वैक्सीनेशन की जो किल्लत का सामना भी करना पड़ा है, वाकई ऐसा है या नहीं है? देखें, ये हर साल जो बच्चे हैं कमोबेश इससे ज़्यादा जाँ बहक होते हैं। इस दफ़ा ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट कर दिया, और ख़बरें हम भी चलाते थे तो इतनी हाईलाइट नहीं होती थी। अच्छा। क्योंकि इस दफ़ा फिर CM ने खुद जब ट्वीट किया, बताया कितने अमवात हो गई, तो फिर महकमे और डिपार्टमेंट ज़्यादा अलर्ट हो गए। अब ये देखें कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया जनवरी में, और इसकी मैंने खबर दी थी दिसंबर में कि इसका जो नमूनिया के जो पेशेंट है, चेस्ट इन्फेक्शन है, मुख्तलिफ जो वायरल इन्फेक्शन है, इसके ये बढ़ रही है, जो कि खुश्क मौसम है, स्मोक भी ऊपर से है, जो छोटे बच्चे हैं ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। और उसके बाद फिर जो 60+ के जो अफराद है, कोमॉर्बिड जो पेशेंट हैं जिनको 2 से 3 बीमारियाँ, वो भी बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकते हैं। हुआ क्या, कुछ भी नहीं।
ना किसी हॉस्पिटल्स ने उस अलर्ट पे नोटिफिकेशन जो महकमा सेहत ने निकाला था कोई काम किया, ना किसी हमारी आम जो आवाम है ना उसने कोई एहतियाती तदाबीर की। तो उसका नतीजा यही हुआ। मैंने जिससे भी बात की है हायर अप से या मतलब महकमा सेहत में लोअर, उन्होंने यही कहा कि हर साल इससे ज़्यादा मौत होती हैं। अच्छा। ये तो रूटीन की बात है ना। इसमें मतलब उसके हवाले से कोई इनिशिएटिव नहीं लेने, बस ये एक जवाब दे दिया कि हर साल होती ये तो हर साल होता है ना। अब देखें इसमें अब दो अमल हैं। एक ये मुख्तार साहब बैठे हैं, ये डायरेक्टर है EPI के, जिसमें तमाम हिफाजती टीका जहाज जो हैं ये लगाए जाते हैं। अब इनका भी यही कहना है कि हमारी जो कवरेज है पंजाब में 90% है, लेकिन फिर उसके बावजूद फिर भी बच्चों की डेथ हो रही है। तो फिर जब मेरी इनसे कल भी बात हुई तो उन्होंने कहा था मुख्तलिफ जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो फैल रहे हैं, और जो आगे जो नमूनिया भी है वो भी मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनसे हो रहा है। जो वैक्सीन है वो एक किस्म के बैक्टीरिया के लिए है, लेकिन जो नमूनिया मुख्तलिफ किस्म के जो बैक्टीरिया है जो इन्फेक्शन है वायरल उनसे फैल रहा है। तो लिहाजा उन सब की जो वैक्सीन अभी मौजूद नहीं है। तो ये ओवरऑल ये जो सिनेरियो है ये चल रहा है। अभी भी आप यकीन करें कि जो पेशेंट्स कम रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी महकमा सेहत के पास डेटा नहीं है। सपोज मैं अगर इनसे मांगूंगा, इनके पास भी नहीं है। CDC जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, उनके पास भी नहीं है। महकमा सेहत के अपने पास भी नहीं है। कल मैंने मिनिस्टर साहब को भी कहा, मैंने कहा लोग हमसे पूछते हैं चैनल वाले कि मतलब डेटा दें हमें, तो हम आपको कॉल करते हैं, इनको करते हैं, कोई हमें डेटा नहीं देता। तो फिर हम खुद से तमाम हॉस्पिटल्स में कॉल करते हैं, पूछते हैं भाईजान क्या सूरत हाल है, सिचुएशन क्या है, बताएं कोई अमवात हुई या नहीं हुई। तो इतनी मुश्किल से हमें चीज़ों को करना पड़ रहा है, लेकिन महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से किसी भी किस्म का जो डाटा है वो हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो इस किस्म की जो रीजंस हैं ये सामने आ रही है। अभी भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल रिवैम्पिंग के दौरान भी भरा पड़ा है, ठीक है। इसी तरह जो मुख्तलिफ पीड्स वार्ड हैं, मुख्तलिफ जो बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स यहाँ पे है, और इन सब से आप मल्टीपल इनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, जो GPs है ना, जनरल फिजिशियन, उनके पास तो बेतहाशा जो है ये रश है। आपको पता है कि इन हॉस्पिटल्स में तो वो ज़्यादा जिनके पास इलाज कराने की सकत नहीं है, तो जिनके पास सकत है वो या GPs के पास जाते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, तो भी बड़े बड़े हैं। तो इस वक्त ये सारी सिचुएशन है। अगर हम फिर बड़ों की बात करें तो ये इस वक्त मार्केट के अंदर जो नमूनिया की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है बड़ों के लिए। छोटे बच्चों को तो केटर कर रहे हैं ना, मतलब 2 साल तक के बच्चों को 2 से 3 दफ़ा लगवा देते हैं, मुफ्त में लग जाती हैं। और मैं ये कहता हूँ ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक को जो वैक्सीन है ये लगानी चाहिए। लेकिन बड़ों की जो वैक्सीन है वो भी इनके अंडर आती है, वो किसी और के अंडर नहीं, वो नहीं, इनके अंडर नहीं आती। वो आप सेपरेट जो मार्केट से लेनी पड़ती है, जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है वो बनाती हैं। अब उनका इशूज़ ये है कि वो जब उनसे बात कर रहे हैं जो कंपनीज वाले हैं, तो वो कहते हैं रॉ मटेरियल शॉर्ट है, जो इंपोर्ट है वो बंद है, वो हो नहीं रहा। और जो कैप्सूल मतलब सपोज जिसकी कीमत 500 रुपया थी वो अब मिल रहा है 1500 रुपये का, 2000 रुपये का। जो वैक्सीन 1500 रुपये की थी वो मिल रही है अब 10,000 रुपये की। तो इस किस्म की जो अभी जो मुश्किलात हैं ये पेश आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखें, ये हमें भी पता है, ये मीज़ल्स हो गया हर साल, उससे भी बच्चे जाँ बाक होते हैं। फिर उसके बाद ये नमूनिया आ जाता है। अब उसमें गर्मियों में बात कर लें तो वो आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है। तो इस किस्म की बीमारियां तो बच्चों को और बड़ों को इस चीज़ों को डिपार्टमेंट्स को पहले चाहिए 2 से 3 माह पहले इस चीज़ों पे अगर ये हर साल होता है नहीं करते ना। मसला ये है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स पहले ही नहीं लिए जाते हैं। जब बीमारी हमारे सर पर आ पड़ती है तब हमें होश आता है कि ओहो अब तो हमें इसके हवाले से कोई इकदाम उठाने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जिससे मैं बात की थी, कौन कौन सी बीमारियों की जो है ना वैक्सीनेशन हिफाजती टीकों में लगाई जाती है? जी इस वक्त 12 मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं जिनके खिलाफ ये वैक्सीनेशन हो रही है। पैदाइश के फ़ौरन बाद तपेदिक का एक टीका लगता है, पोलियो से बचाव के कतरे दिए जाते हैं, और हेपेटाइटिस B जो है बर्ड डोज वो दी जाती है। इसी तरीके से जब बच्चा जो है 1.5 माह का हो जाए तो फिर उसको पेंटा का टीका लगता है, जिसमें 5 मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन है। डिफ्थीरिया है जो खुरनाक बीमारी है, काली खांसी है, तशन्नुज है, हेपेटाइटिस और हिब नमोनिया, और साथ उसके PCV जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो भी दी जाती है, और एक रोटा जो वैक्सीन है जो डायरिया के लिए बच्चों का दस्त की बीमारी होती है उसके लिए दी जाती है। यही खुराक फिर 1 माह बाद दोबारा रिपीट की आती है, और फिर 1 माह बाद दोबारा रिपीट की जाती है। इसके साथ ही पोलियो का इंजेक्शन भी लगते हैं, 2 इंजेक्शन। एक 3.5 माह की उम्र में लगता है, फिर एक 9 माह की उम्र में लगता है। पोलियो की 2 किस्म की वैक्सीन। और यही इंजेक्शन की वजह से बच्चों को बुखार होता है या दूसरे वाला होता है? तकरीबन सारों से होता है, लेकिन खासतौर पे पेंटा और ये PCV क्योंकि थोड़े से हैवी होते हैं। जी ज़रा हैवी होते हैं। इसके साथ साथ फिर 9 माह की उम्र में मीज़ल्स की और साथ टाइफाइड की और IPV का जो इंजेक्शन है वो लगता है।
इसके अलावा पंजाब में जो है वो 2 बूस्टर भी दिए जाते हैं। बच्चा जब 1.25 साल का हो जाए उसको दोबारा खसरे और रुबैला का टीका लगाया जाता है। और फिर 1.5 साल की उम्र में एक बूस्टर जो है वो खुरनाक, तशन्नुज और टेटनस से बचाव का ये भी लगाया जाता है। तो 1.5 साल की उम्र में आप समझें कि उस बच्चे का जो है पूरा हिफाजती टीका जाता है हमारे प्रोग्राम के तहत, और ये बड़ा कॉस्टली प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ज़रा वसाइल दरकार है। जैसे भी बिलाल साहब बता रहे थे कि देखें वैक्सीन जो है वो इसकी प्रोडक्शन इस तरह आम दवाइयों की तरह नहीं होती, और इसका और पाकिस्तान में तो वैसे नहीं होती, और जब हम बिल्कुल इम्पोर्ट की जाती है। हाँ। और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी बर वक्त जो है वो ऑर्डर दिया जाना चाहिए। बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में जहाँ ये वैक्सीन इस्तेमाल होती है। ज़ाहिर है जो ज़्यादा लोग अफोर्डिंग हैं वो हर किस्म की वैक्सीन उन्होंने इन एडवांस ऑर्डर्स दिए होते हैं, वहाँ उनको सप्लाई करनी होती है। तो पूरी एक आपको वेटिंग में क्यू में लगना पड़ता है। जैसे कोविड में भी आपने देखा होगा वैक्सीन शॉर्ट हो जाती थी क्योंकि लोगों की जब डिमांड बढ़ती थी। तो चूँकि ये थोड़े सीज़न के लिए होती है, 1-2 माह के लिए, तो पूरे जो है दुनिया से इसकी डिमांड जो है उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आती है। और पाकिस्तान में कोई ज़्यादा एडल्ट वैक्सीनेशन का रुझान नहीं है। जब लोग खौफ या किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो फिर ज़ाहिर हो जाते हैं, उस वक्त ज़ाहिर है ये वैक्सीन जो है वो कैसे अवेलेबल होगी। लेकिन अदरवाइज़ बच्चों के हिफाजती टीकाजात के प्रोग्राम की वैक्सीन जो है वो चूँकि एक पूरे प्लान के तहत, टारगेट के तहत हर उसकी प्रोक्योरमेंट इन टाइम की जाती है, उसमें कभी भी कोई तातल या शॉर्टेज या इंटरप्शन जो है वो नहीं आई है और रेगुलरली अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या घर के पास जो डिस्पेंसरीज होती हैं वहाँ से लगवा सकते हैं हिफाजती टीके, या कहाँ से हमें लगवाने चाहिए जहाँ से हमें पता हो कि अच्छा ये वाकई सही वाली वैक्सीन ही लगेंगी हमें? बिल्कुल, ये जितनी भी वैक्सीन है, एक मैं बताता चलूँ कि एक तो ये WHO की प्री क्वालिफाइड वैक्सीन होती है। इनकी कोल्ड चेन या जो उनको टेम्परेचर है रिक्वायर्ड वो इसकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग की जहाँ से इंपोर्ट हो रही है वहाँ से लेकर उस बच्चे तक इसको बाकायदा एक मखसूस टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसको लगाने वाला जो है तरबियत याफ्ता है वैक्सीनेटर, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग है, 2-2 साल का वो कोर्स करके आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट के किसी भी सरकारी अस्पताल में, हाँ वो टीचिंग हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, हमारे रूरल हेल्थ सेंटर हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट हैं और डिस्पेंसरीज हैं, इन तमाम में ये वैक्सीन अवेलेबल होती है और वहाँ पे आप बच्चों को ले जाकर टीके लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा 5000 से ज़्यादा हमारे आउटरीच जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन है ये महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी के पास ही जो गावा है उनके थ्रू आती है। और आप देखती हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो मिलती है ना तो लग रही होती है समटाइम इधर से पिलफरेज होके या समटाइम चोरी होके वो उधर जाती है, समटाइम कुछ इंपोर्ट भी करते हैं। जी। तो उसमें ये है कि उधर हम बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। तो वही क्या फ़र्क होती है दोनों वैक्सीन में? न्यू नहीं बल्कि महकमा सेहत के पास जो होती है ना वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसकी ज़्यादा अच्छी एफिकेसी होती है। तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों भागते हैं फिर? हाँ वही मैं भी बताने लगा हूँ। आप जितने भी आप थोड़ी सी एलीट क्लास को भी देख लें तो न्यू बॉर्न में तो वेरी फर्स्ट टाइम लगा लेंगे हॉस्पिटल से, और वहाँ पे पता है आपको जो 2 इंजेक्शन लगते हैं उससे 10 से 15 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है, मैंने भी किया हुआ है। तो उसके बाद फिर सारे जो है ना उधर जाते हैं महकमा सेहत के पास कार्ड बनाने के लिए। लेकिन असल जो वैक्सीनेशन का जो सारा प्रोसेस है ना वो यही जो चेन बता रहे हैं डॉक्टर साहब वो यही है। और इसके अलावा जो आप उधर सब हॉस्पिटल्स में देखते हैं उन पे आप डाउट कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जो वैक्सीनेशन है ये जो अमल है बड़ा बेहतरीन है। और आप यकीन करें ये जो घर से घर, डोर टू डोर ये जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान में है। वो चाहे पोलियो की हो जाए, वो चाहे हिफाजती टीकों की हो जाए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि इनको सपोर्ट करना चाहिए और ये लगवानी चाहिए अपने बच्चों को। ये सबसे अहम जिम्मेदारी है बच्चे के पहले जो अमल होते हैं उनमें से। अपने बच्चों को लाजमी लगवाएं, जिन्होंने नहीं लगवाई तो ये 1.5 से 2 साल तक अपने कार्ड्स बनवाएं, दोबारा से जिधर से रह गया वहाँ से अपना ये प्रोसेस जो है शुरू करवा लें। और आप यकीन करें कि जिनको अभी मिजल्स होते हैं या जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई होती मोस्टली ये वही बच्चे होते हैं जिनकी अमवात और डेथ होती है, जिन्होंने बहुत लो हो जाती है। बिल्कुल। और जिन्होंने लगवाई होती है उन पे ये अमल नहीं होता। आप पोलियो की वैक्सीन, पोलियो ड्रॉप्स भी देख लें या इंजेक्शन जिन्होंने नहीं लगवाए तो उनको ये सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से वैक्सीनेशन का अमल बच्चे की ज़िंदगी में इंतहाई अहम है जिससे वालिदैन अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताए हैं कि प्राइवेट में भी लगती है और सरकारी सतह पर भी लगती है, लेकिन सबसे ऑथेंटिक जो है वो सरकारी सतह पर ही है। आप वहाँ पर जाके ज़रूर आपने पैसे खर्च करके, इतने ज़्यादा हज़ारों रुपए खर्च करके प्राइवेट सेक्टर से लगवानी है जब आपको एक मुफ्त सहूलत मिल रही है सरकारी सतह पर। तो सर वो डिफरेंट है दोनों, वैसे सरकारी सतह पर जो प्राइवेट में मिल रही होती है थोड़ी बहुत तो ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि वो एक ही जगह से इंपोर्ट होती है।
कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन भी लगाते हैं जो इस प्रोग्राम में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मम्प्स की वैक्सीन लगा दी, चिकन पॉक्स की लगा दी, या कोई H1N1। आप लोगों ने नहीं ये सोचा कि हम लोग भी उसके अंदर ये इनिशिएटिव ले लें? उसमें ये है कि ये जो डिसाइड करना कि ये कौन सी वैक्सीन इस प्रोग्राम में ऐड होगी, इसके लिए हम बाकायदा हमारा एक नेशनल लेवल पे इम्यूनाइजेशन का एक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है फेडरल लेवल पे, जो ये डिसाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस डिजीज़ का कितना बर्डन है, ये वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, इसकी कॉस्ट बियर करनी होती है। और इस वक्त भी अगर देखें तो पंजाब सिर्फ जो है ये कम से कम 14 अरब रुपया वैक्सीनेशन के ऊपर खर्च करता है सालाना, और इसमें को फाइनेंसिंग भी है, कुछ शेयर गैवी जो है प्रोवाइड करता है जो हमारे डोनर्स हैं। अगर वो अपना शेयर निकालें तो हो सकता है कि 30 या 35 अरब जो है सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए पंजाब के 2 साल से कम उम्र बच्चों को। अदरवाइज एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करना जो है वो कोई भी मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लोग सेल्फ स्पॉन्सर्ड अपने तौर पे जाके लगवाते हैं। ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि छोटे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, उनका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो लगाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हिफाजती टीके लगवाना बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, उन्हें सेहतमंद फ्यूचर देना है, सेहतमंद ज़िंदगी अगर उन्होंने गुजारनी है, तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर है EPI पंजाब के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और मोहम्मद बिलाल ने भी हमें ज्वाइन किया था। बिलाल आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए और हिफाजती टीकों के हवाले से, नमूनिया के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नींद किसे नहीं प्यारी है, और वो भी अगर सर्दियों की नींद हो और ऐसी कि रातें लंबी होकर भी छोटी लगती हैं। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका सर्दियों में बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, और रात से हटकर भी देखा जाए ना तो दिन में भी जब कभी भी सर्दी से बचने के लिए लिहाफ हम ओढ़ते हैं या उसमें बैठते हैं तो कुछ ही देर बाद हम नींद की आगोश में चले जाते हैं। हम 6 से 8 घंटे की बजाय दिन में मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे की नींद लेना शुरू कर देते हैं सर्दियों के अंदर। तो क्या ज़्यादा सोना हमारी सेहत के लिए कहीं नुकसानदेह तो नहीं बन जाता? क्योंकि जब हम ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारेंगे तो या तो हम ठीक से खाएंगे नहीं, और अगर खाएंगे नहीं तो मेरे ख्याल से ठीक से हज़म नहीं होता है अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं, और हमारा मैदे का सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को नींद के बिल्कुल ना आने के मर्ज़ का सामना है, जिसे जो है इंसोम्निया भी कहा जाता है, यानी उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, या तो बिल्कुल नहीं आती है या रात के कुछ ऐसे पहर में आंख खुल जाती है तो बस चाहने के बावजूद भी नींद दोबारा से उन्हें नहीं आ रही होती है। इस पर भी आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे, आज के शो में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हमें आम तौर पर कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी नींद का साइकिल क्या होना चाहिए, यानी 10 से 20 साल या 20 से 30 साल की जो उम्र है उसमें नींद का साइकिल क्या होना चाहिए, 30 से 40 की ब्रैकेट, 40 से 50 की ब्रैकेट की उम्र में कितने घंटे की नींद से काम चल सकता है। क्योंकि हमें ये लगता है कि जिस तरह हमारी जो उम्र बढ़ती जा रही है, हमारी एज बढ़ती जा रही है, हमारी नींद का साइकिल कम होता जाता है। तो क्या ये हमारे लिए तशवीशनाक साबित हो सकता है? क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? इस पर भी आज हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं और स्लीप फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, स्लीप एपनिया या कहा जाए कि स्लीप का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप अच्छे तरीके से नींद नहीं आती है, या तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर नहीं आती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या ज़्यादा नींद लेना भी नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए? इसको समझने के लिए हमें सर्काडियन रिदम के ऊपर गौर करना पड़ेगा। अच्छा। सर्काडियन रिदम बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर क्लॉक होता है। अच्छा। जो कि हमारी 24 आवर्स की जो वेक टाइम होता है और नींद को मॉनिटर करता है और उसको रेगुलेट करता है। और ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है ये सूरज की रोशनी के साथ इसका तल्लक होता है। तो जैसे ही हमें रोशनी पड़ती है आँखों में तो हमारे वो कोऑर्डिनेट होती है हमारी ब्रेन के अंदर जो स्पेशल सेल्स होते हैं
तो जब ये शाम का वक्त होता है, रात डलती है, तो उस वक्त हमारे ब्रेन में से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि सिग्नल देता है बॉडी को काम डाउन होने के लिए, ताकि ये नींद का वक्त आया चाहता है, आप वाइंड डाउन हो जाएं, रिलैक्स करें। और उसके आम तौर पे जब सनसेट होता है उसके 2 से 3 घंटे नेचुरली आपको नींद आ जाती है। तो अगर आप बात करते हैं सर्दियों में जो है नींद का साइकिल कैसे होता है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रोशनी भी कम होती है, उसका दुरानिया भी कम होता है, तो रिलेटिवली आपका जो मेलाटोनिन लेवल होता है वो ज़्यादा होता है और वो अर्लियर आ जाता है। फ़र्ज़ करें वो मेलाटोनिन आपका 8-9 बजे रात को पीक करना है गर्मियों में, सर्दियों में 5-6 बजे पीक करना शुरू हो जाता है, हमें जल्दी नींद आना शुरू हो तो जाती है। इस वजह से हमें जो है ना वो जल्दी नींद आ जाती है। बिल्कुल, इसमें एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि आम तौर पर देखा गया है स्टडीज़ के अंदर कि सर्दियों के अंदर नींद का दुरानिया वैसे भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ। उसकी मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं। जो मेन चीज़ है, एक तो आपका जो है मेलाटोनिन अर्ली रिलीज होता है, और क्योंकि आपकी जो सनलाइट के साथ हमारी आंख खुलने का जो अमल है वो सनलाइट के साथ है। ठीक है। जैसे सूरज की रोशनी चलती है या उससे पहले आपकी नेचुरली आपकी आंख खुलती है, क्योंकि रोशनी लेट आती है तो आपकी आंख लेट खुलती है। दूसरा सर्दी है, दिल नहीं करता लिहाफ कंबल में से निकलने के लिए, तो यू फील कंफर्टेबल, तो आप ना चाहते हुए भी थोड़ा सा ज़्यादा सो जाते हैं। तो ये आपकी इसकी जो मेजर जो है फैक्टर वो यही है कि आपका जो नाइट का दुरानिया लंबा होने की वजह से, सर्दी की वजह से आपको नींद अच्छी आती है और यू एंजॉय ज़्यादा आती है। लेकिन क्या नींद ज़्यादा आना सर्दियों में हमारी डाइट के साथ भी रिलेट करता है कि हम इस तरह की डाइट भी ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेनटेन रहे, उसके साथ भी ताल्लुक़ है हमारी नींद का? जी बिल्कुल, इसका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है। हम जो गर्मियों में खुराक इस्तेमाल करते हैं वो डिफरेंट होती है जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। सर्दियों की खुराक के अंदर आम तौर पे पानी की तनासब कम होता है और गर्म ग़िज़ाएँ हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपकी बॉडी को जो है ना फील कंफर्टेबल होती है, तो इससे भी आपको ज़्यादा नींद आ जाती है, सुकून वाली नींद आ जाती है। लेकिन इसका कोई बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन क्या ज़्यादा नींद आना भी बीमारी हो सकता है, या उसके साइंस कह ले कि अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है ज़्यादा नींद आना? जी बिल्कुल, नींद के जो बीमारियां हैं उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नींद आना ये भी बीमारी है। अच्छा। और कम नींद आना जिसको इंसोम्निया आपने बताया वो भी बीमारी है। तो ज़्यादा नींद आने की जो वजूहात में एक तो कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनमें रिलेटिवली ज़्यादा नींद आती है, वो नॉर्मल है। इस तरह एल्डरली पॉपुलेशन जब 50-60 स्पेशली 60 साल से उम्र की उम्र में ज़्यादा लोगों में नींद ज़्यादा आती है, दैट्स अ फाइन टू। अब जो दरमियान वाले लोग हैं उनको तकरीबन ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आप 8, 9, 10 घंटे सोने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपको कोई चांस मिलता है तो आप उसी वक्त आपको नींद आ जाती है, और स्पेशली दिन के वक्त थकावट रहती है, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम की बात करें तो स्लीप एपनिया जो है ना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एक आम बीमारी है जिसमें से हमारी आबादी का 10 से 15% लोगों को स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है। इसमें ये आम तौर पर ऐसे लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं उनमें होता है। अच्छा। खराटे आते हैं, खराटों के साथ उनका सांस भी बंद होना शुरू हो जाता है, तो बेसिकली उनका जो दिमाग होता है वो कांस्टेंट लेवल के ऊपर नींद नहीं उनको आती। हमारा चल रहा होता है, माइंड चल रहा होता है, वर्क कर रहा होता है, आंखें बंद होती है और सुबह उठते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, वो रिलैक्स फीलिंग ही नहीं आती है। जी बिल्कुल, वो मुस्तकिल नींद आने की वजह से, ना आने की वजह से, जब आप ऑक्सीजन कम होती है तो आपका ब्रेन उठता है, तो आपको वो कुछ पेशेंट हम देखते हैं कि घंटे में 50 दफ़ा, 60 दफ़ा, 100 दफ़ा भी कई दफ़ा घंटे में उठ जाते हैं। उनको आमतौर पर पता भी नहीं होता, लेकिन उस इंटरप्टेड स्लीप की वजह से उनकी जो है ना नींद पूरा होने की जो स्टाइटी होती है, जो ख्वाहिश होती है, वो पूरी नहीं होती और दिमाग रिकवर नहीं कर पाता। आमतौर पर ऐसे मरीज ज़्यादा सोते हैं। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी क्वालिटी नहीं होती नींद के अंदर। तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? ट्रीटमेंट इसका है कोई? जी बिल्कुल, जो स्लीप एपनिया एक काबिल इलाज बीमारी है। अच्छा। इसकी पहले तशखीस के लिए जो है ना, इसकी हर बंदे की सिम्टम एनालिसिस करते हैं कि उसकी सिम्टम्स किस किस्म की हैं,
फिर उसकी स्लीप स्टडी होती है जो कि नींद का टेस्ट होता है। उसके अंदर हमें पता चलता है कि एक बंदे की नींद कितनी आ रही है, उसकी क्वालिटी कितनी है, कितनी दफ़ा वो घंटे में उठता है, उनकी ऑक्सीजन कितनी कम होती है, उनका सांस कितनी दफ़ा रुकता है। ये सारे पैरामीटर हम स्लीप स्टडी के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको सीवियर शदीद या शदीद स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है, उनमें सांस 30 या 30 से ज़्यादा दफ़ा घंटे में रुकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। सही। ना सिर्फ अच्छी नींद लेने के लिए बल्कि ऐसे पेशेंट्स को हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स को हमने ट्रीट करना होता है ताकि उनको फ्यूचर के अंदर आप हार्ट अटैक और फालज के जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी बचाया जा सके। तो क्या ट्रीटमेंट, मतलब बहुत से लोग हैं ना, अगर उनको नींद सही नहीं आती है तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि अच्छा चले हम स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं, खुद से ही स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर देते हैं कि नींद अच्छी आए, कभी कभार खा ली कि भाई अच्छी नींद हो, सुबह हम लोग अच्छे तरीके से फ्रेश होकर उठें। तो क्या ये इसका इस्तेमाल स्लीपिंग पिल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, स्लीपिंग पिल जो है ना स्लीप एपनिया के अंदर तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये उसको मज़ीद ख़राब कर देती हैं। अच्छा, ये आपका स्लीप एपनिया उससे वर्स हो जाता है। ओके। स्लीपिंग पिल आमतौर पे तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन ओवर द काउंटर पे भी कहीं ना कहीं हाँ जी वो मिल जाती हैं। हाँ। तो ऐसे पेशेंट जो कि मोटापे का शिकार हैं, जिनको खराटे आते हैं, जिनका सांस रुकता है, उनको तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स का सांस टोटली रुक जाता है, उनका दिल भी रुक जाता है, और जिनको आप कहते हैं रात के वक्त हार्ट अटैक हो गया है, तो सम ऑफ दोज पेशेंट्स उनको स्लीप एपनिया का सीवियर अटैक होता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो ये तो आप जो स्लीपिंग टैबलेट है, मोटापे के शिकार खराटे लेने वाले अफराद, उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आपके डॉक्टर उसको इंटेंशनली एडवाइस करे। स्लीप नहीं आती, जैसे इंसोमनिया के पेशेंट्स हैं, दबाव का ज़हनी इश्यूज़ हैं, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ, उसमें हम कुछ दिनों के लिए स्लीपिंग टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई मजायका नहीं है, लेकिन अगेन ये स्लीपिंग टैबलेट ये सीरियस प्रॉब्लम हो जाती हैं। खुद से नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर की एडवाइस लें। अगर वो कहता है कि आपको इंसोम्निया का प्रॉब्लम है और आप स्लीपिंग टैबलेट ले सकते हैं उसको करेक्ट करने के लिए कुछ दिन के लिए या 1-2 हफ्ते के लिए, तो वो ठीक है। लॉन्ग टर्म स्लीपिंग पिल इफेक्टिव नहीं होती। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं ना। हाँ जी बिल्कुल, फिर उनको स्लीपिंग पिल खाए बगैर नींद नहीं आती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए हम इसको एडवाइस नहीं करते लॉन्ग टर्म कि इसकी बॉडी डिपेंडेंस हो जाती है, इसके बगैर आपको नींद आएगी नहीं। नेचुरल प्रोसेस जो होता है नींद का वो आता ही नहीं है फिर। जी बिल्कुल, वो नॉर्मल जो नींद आनी थी उनको स्लीपिंग टैबलेट के साथ वही आ रही है, उनको एक्स्ट्रा नींद नहीं मिलती स्लीपिंग टैबलेट से ही ना भाई, लेकिन उसके बगैर बाद में उनको नींद आती नहीं है। तो यू गेट एडिक्टेड टू समथिंग जो कि आपको जरूरत नहीं थी, और अब उसके साथ आपको चलना पड़ता है। अब सारी जिंदगी फिर आपको स्लीपिंग पिल के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग खराटे लेते हैं, क्या ये भी एक बीमारी है, नींद में खराटे लेना भी? खराटे जो है ना कि बहुत कॉमन सिम्टम है। अच्छा, खराटे आम तौर पे बेसिकली जब आपका सांस पार्शली तौर पर रुकता है, आपकी ज़बान आपके गले को ब्लॉक करती है, तो हम सांस लेते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, हिलती है। अच्छा। जिसकी वजह से खराटों की आवाज़ निकलती है। ज़बान और तालू के वाइब्रेशन की वजह से खराटे आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सोचा जाता है कि जो बंदा ज़्यादा खराटे ले रहा है ना, वो आज बहुत ही थक गया है, बहुत ही टायर्ड है उसकी बॉडी, इस वजह से वो खराटे ले रहा है, और यहाँ पे वो बहुत गहरी नींद के अंदर है। जी बिल्कुल, ये दोनों फैक्टर ही हैं। अच्छा। आपको गहरी नींद के अंदर भी ज़्यादा खराटे आते हैं, और आप थकावट हो जाए तो उसमें आपको नींद गहरी आती है तो फिर भी आपको ज़्यादा खराटे आते हैं। 40 to 50% पीपल जो है ना, 40 to 50% लोगों को खराटे वक्तन फ़वक्तन आते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन खराटे आना एक बीमारी नहीं है इटसेल्फ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जब भी सोते हैं उनको खराटे आते हैं, हाँ। और स्पेशली वो पेशेंट जिनका बीच में सांस रुक जाता है, वो झटके से उठते हैं, जब सुबह उठते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो फ्रेश महसूस नहीं करते, और दिन के वक्त भी उनको नींद रहती है। तो ऐसे मरीज होते हैं जिनको स्लीप एपनिया की ये प्रॉब्लम सिम्टम है। लेकिन ये खराटों का जो प्रॉब्लम है ये बेहतर किया जा सकता है, बिकॉज कुछ लोगों को आदत होती है रोज ही खराटे लेना, कुछ लोगों को होता है कि बहुत टायर्ड होते हैं तब लेते हैं, लेकिन जो रोज खराटे लेते हैं उनकी वजह से बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो क्या ये इसको बेहतर किया जा सकता है खराटों को? जी बिल्कुल, खराटों को बेहतर किया जा सकता है। इसके मल्टीपल फैक्टर्स को हमने देखना होता है, किस वजह से खराटे आ रहे हैं।
फ़र्ज़ करें आम तौर पे जैसे बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स अगर बड़े हुए हों, उसकी इन्फ्लेमेशन हो, एडिनॉइड्स बड़े हुए हों, तो उनके उनको खराटे आते हैं। अच्छा, अगर उनको रिकरेंट टॉन्सिल इन्फेक्शंस भी हो रही हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम बच्चों के अंदर टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल रिमूव करने का एडवाइस करते हैं, तो उनका ठीक हो जाते हैं। अगर बड़ों की बात करें, बड़ों के अंदर आम तौर पे मोटापे का लोग शिकार होते हैं जिनको ज़्यादा खराटे आते हैं। तो अगर हम वज़न लूज़ करेंगे तो आपके खराटे बेहतर हो जाते हैं उससे। तो वो, और ना सिर्फ आपको खराटों से निजात मिलेगी बल्कि आपकी यू विल लुक गुड, आप हैंडसम भी होंगे, आपकी जनरल हेल्थ भी बेहतर होगी। तो ये एक और एक लिहाज से अच्छी बात है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको नाक के प्रॉब्लम्स होते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस होता है, नाक की एलर्जी है, पॉलिप्स है, नाक बंद हो जाए, उनमें भी खराटे ज़्यादा आते हैं। तो हम उसको ट्रीट करके बड़ी आसानी से खराटों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डिवाइसेस होते हैं जो नाक में लगाते हैं या मुंह के अंदर लगाते हैं, उससे भी खराटों को हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि उस पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट है। सिर्फ स्नोरिंग के लिए एडवाइस्ड है। जी, मतलब ये कोई डिजीज नहीं है, ये कंडीशन हो सकती है, इसके बैक पे कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसकी वजह से आप खराटे ले रहे होंगे, तो ये आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, मैनेजेबल है ये कंडीशन। अच्छा, दूसरा बहुत से लोग हैं, वो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, उनकी आदत बन जाती है दांत चबाते हैं, अब टीथ क्रशिंग करते हैं, रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी क्या कोई बीमारी हो सकती है या उसका क्या इलाज हो सकता है? यस, यू नो, ये भी एक बीमारी है, इसका नाम ब्रक्सिज्म है। ब्रक्सिज्म? जी, ब्रक्सिज्म। तो इसके अंदर जो है ना, वो जो हमारे जो मसल्स हैं मैस्टिकेशंस के, जो हम स्वॉलो में इस्तेमाल करते हैं, उनका स्पेज़म आता है, कड़ाव आता है, जिससे वो आपके वो दांत चबाते हैं। ये बच्चों में ज़्यादा होता है और आम तौर पे बच्चे जो रिकवर कर जाते हैं, जैसे वो टीनेज में आते हैं, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में बड़े होते भी रहता है, कुछ लोगों में बड़े होके भी रहता है, और सिर्फ ये ब्रक्सिज्म ही होता है, सिर्फ उनको दांत पीसने वाला ही प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर ये स्लीप एपनिया के साथ से एसोसिएटेड होता है। तो इसके अंदर हम इसका जो डायग्नोसिस होता है वो एक तो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, दूसरा ऐसे पेशेंट के अंदर हम आम तौर पे स्लीप स्टडी भी करते हैं कि उनको स्लीप एपनिया तो नहीं है। अच्छा। अगर स्लीप एपनिया है, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं तो ब्रक्सिज्म, आपका जो दांत पीसने वाला अमल भी खत्म हो जाता है। ये ना सिर्फ आपकी जो ना स्लीप को मुतासर कर रहा है, बल्कि आपकी जो डेंटल दांतों की हाइजीन है, हेल्थ, उसको डिस्टर्ब करता है। आपकी जो एनेमल होता है वो ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शंस हो जाती हैं, एब्सेस बन जाते हैं, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है। अगर स्लीप एपनिया की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है, फिर उसको किस तरह ट्रीट किया जाता है? तो इसमें जो कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि हम एडवाइस करते हैं, जो मसल्स को रिलैक्स करती हैं और ब्रक्सिज्म को हेल्प करती हैं। अगर उसके कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका अगर डैमेज ज़्यादा हो गया तो माउथ गार्ड मिलते हैं, जो कि हम दांतों के दरमियान में रख देते हैं, ताकि एटलीस्ट जो डेंटल डैमेज हो रहा है वो ना हो, और जो उसकी जो साउंड भी होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अच्छा। तो हम इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। हर चीज़ का इलाज है, लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं होती ना उसकी, इसलिए हमें लगता है कि नहीं जनाब ये तो मैनेजेबल नहीं है या इसका कोई इलाज ही मौजूद नहीं है। अच्छा, खराटों की बात कर लिया हमने दांत क्रश करने की बात कर ली है। जिस तरह मैंने बात की डॉक्टर साहब, जो 40 से 50 साल की उम्र के लोग हैं, 50 से 60 साल की, उनका स्लीप साइकिल मैक्सिमम एक दिन में कितना होना चाहिए? 7 to 8 आवर्स। लेकिन वो कम हो जाती है उनकी नींद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको 5 से 6 घंटे की नींद भी उनके लिए काफ़ी होती है। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग होते हैं उनको 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है, उसके बगैर वो फ्रेश ही नहीं होते। उनको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल वेरिएशन है। आ जाता है ना, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी आ जाती है। करेक्ट। तो अगर किसी इंसान को जो नींद है उसकी 5 घंटे या 10 घंटे उसमें वो ठीक है, उसकी डेली एक्टिविटीज उसकी इफेक्ट नहीं हो रही, तो वो हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे, वी हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना है, तो वो एक इशू हो सकता है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और वो जो ट्रीटेबल है, ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि शायद आप उसको छुपा के रखें या घर पे बैठे रहें और टेंशन में रहें कि शायद ये ट्रीटेबल नहीं है। हर चीज़ का इलाज मुमकिन है, बस ये है कि आप उसको बर वक्त पकड़ लें, उसकी तशखीस कर लें। हमारे साथ डॉक्टर सरवर चौधरी मौजूद थे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है हमारी स्लीप एपनिया के हवाले से, इंसोम्निया के हवाले से, अब अपने स्लीप साइकिल को किस तरह बेहतर कर सकते हैं उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि इंसान को जब नज़ला ज़ुकाम या कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो उस पर थोड़ी बदहाली सी जो कैफियत है ना वो ज़रूर तारी हो जाती है, और फिर उसके काम करने की जो स्पीड है वो भी, उस पर भी ख़ासा फ़र्क पड़ जाता है। खांसी तो सर्दी के मौसम में एक बड़ा यूजुअल सी बात होती है, मामूली की बात होती है, और कभी कभार उनके साथ बुखार भी हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको हर दफ़ा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, या कुछ घरेलू टोटके या हर्बल तरीका इलाज अपनाकर आप ठीक हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं? कुछ के नज़दीक तो जब नज़ला ज़ुकाम या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो तो दूध में हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और चुटकी भर पिसी काली मिर्च मिलाकर पी लें तो इससे नज़ला ज़ुकाम आपका ना भाग जाएगा, या उसमें खासी बेहतरी आ जाती है। या फिर एक गर्म पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच सेब का सिरका, जिसको विनेगर कहा जाता है, या हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पिए, या विटामिन सी भी इसका इलाज है। कुछ के नज़दीक ऐसी सूरत हाल में धूप, तेज़ प्याज की खुशबू भी नज़ला ज़ुकाम को बेहतरीन इलाज कहा जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट इलाज है, तरीका इलाज है जो लोग अपनाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम हर्बल तरीके से, हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू अपने तमाम तर बीमारियों का इलाज मुमकिन बना सकते हैं, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है इन स्टूडियोज़ में। तबीबा मासूमा ज़हरा साहिबा हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मासूमा साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मासूमा जी, सबसे पहले तो बताइए कि हर्बल तरीका इलाज कितना एक तो मौसर है और कितना फ़ायदेमंद है? देखो, सदियों से चल रहा है, हाँ। और अब तक चल रहा है, तो मौसर है, तो चल रहा है। पहली बात, जिस ज़माने में ये मशीन्स नहीं होती थी, उस ज़माने में से लेके अब तक तबीब आपकी नब्ज़ देख के आपके अंदर का हाल जानते हैं। क्या बात। और ये वो तरीका इलाज है जो आपके जिस्म के साथ साथ आपको रूह को भी पड़ता है। हमारे लिए कोई भी पेशेंट आ जाए वो 2 तरह से होता है। एक वो जिसका फिजिकल बॉडी, जिसको हम टच कर रहे हैं, जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, और दूसरी औरा ची एनर्जी या रूह की बॉडी है, जिसको महसूस किया जा सकता है, नापा तोला नहीं जा सकता। सो टेम्परेचर एंड टेम्परामेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन होलिस्टिक साइंस। अब जहाँ बात आ जाती है बॉडी, फिजिकल बॉडी की, तो उसको नरिश करने के लिए हमेशा आपकी रूह, ची या एनर्जी की बॉडी या आपके टेम्परामेंट को नरिश करना ज़रूरी है, और वो खुराक से होता है। इसीलिए हदीस है, इलाज से बेहतर परहेज, यानी खुराक आपका वो मौसम तब्दील करती है अंदर का कि जो आपके इस फिजिकल बॉडी को चलाता है। ठीक है, अब ये मौसम है सर्दी का मौसम, शदीद ठंड का मौसम, और इस मौसम के अंदर इस साल और ख़ास तौर पे अनयूजुअल है पंजाब में, स्पेसिफिकली लाहौर में ऐसे लग रहा है कि आप मरी में बैठे हैं। मतलब ठंड कुछ ठीक ठंड नहीं है, है ना? वो वाली ठंड नहीं है जो ये वो नहीं है। हाँ, अब ऐसा जब मौसम हो, इसको हम कहते हैं वाता पैसिफाइंग सीजन। ऐसा मौसम जो खुश्की पैदा कर रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बुरा पड़ता है जिनकी अपना टेम्परामेंट, अपना बॉडी का मजाज खुश्क मजाज है। उनके लिए ये एक्सट्रीम बुरा मौसम है। देखो, बॉडी के आपने देखा होगा, हर किसी को खांसी नहीं हो रही, किसी को बार बार खांसी हो रही है। सही है। वो जो किसी बार बार कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो इंटरनल खुश्की लेके जेनेटिकली पैदा हुए हैं। सो हम जब इलाज की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं, मैं हमेशा हर चैनल पे कहती हूँ ये टोटके नहीं है, ये रेमेडीज है। सही। तो रेमेडी किसी तबीब को पूछे बगैर हर किसी के लिए नहीं होती। पहली चीज, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स सपोज कह दिया, जिसने आपने एप्पल साइडर विनेगर का भी नाम लिया, आपने खट्टे का नाम लिया, तो जिनका वाता पहले ही एक्सेस है, वो एलर्जीज, एस्थमा, स्किन डिजीज के साथ हैं, तो उनको ये खट्टी चीज़ें बुरी पड़ सकती हैं। सो हर एक के लिए खट्टा इज़ डिफरेंट। विटामिन सी सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसका जायका कौन सा ज़रूरी है ये एक तबीब बताता है। लेट्स सपोज आपको लेमन में भी विटामिन सी मिल रहा है, आपको अमरूद में भी मिल रहा है, आपको शलजम में भी मिल रहा है, तो 3
के 3 टेम्परामेंट्स के लिए हैं। सो आपको अपना पहली चीज़ इस सीज़न में, अगर आप लोग मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहूँगी कि आपकी पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने करीबी तबीब से मिलके अपना जेनेटिक सीज़न पहले जानें। फिर उसके मुताबिक अगर आप अपनी डाइट को चेंज करोगे, लोगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्राइडोशिक, जो तीनों डोशाज या तीनों बॉडी टेम्परामेंट के लिए होती हैं, उसका जिक्र आज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इसको कहते हैं ये प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग टाइम है। अच्छा। यानी हर मौसम के आने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड आने वाले स्प्रिंग या बहार के मौसम के लिए क्लिनजिंग का टाइम करार दिया जाता है। जो दिसंबर गुजरा था वो हाइबरनेशन का टाइम था। हर कोई अपने बिस्तरों में, अंदर ठंड में, नीचे, ऊपर से बहुत सारे फंक्शंस, तो हमने वो हाइबरनेशन को वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। ठीक, तो हम इस मौसम में ज्यादा बीमार हुए। अगर अब हम वो नहीं करेंगे जो स्प्रिंग में हमें हेल्प करेगा, तो हम स्प्रिंग में पोलन एलर्जीज का शिकार हो जाएंगे। तो दिस इज द क्लिनजिंग टाइम। क्लिनजिंग के लिए सुबह उठते साथ ही खट्टा और पंगत टेस्ट का ले लेना, वो बहुत जरूरी है। उसमें क्या आता है? उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल विद हनी और थोड़ा सा सिनेमन। इसको अगर रात को आप भिगो दें सिनेमन को पानी में, सुबह इसको हल्का सा ल्यूक फॉर्म कर लें और इसमें हल्का सा लेमन अपने गले के मुताबिक डालें। ये देख के कि आपका गला कैसा है, यानी आपको ज्यादा खट्टा तुरशी बुरी लगती है तो उसको कम डाल लें, और अगर किसी को तुरशी बुरी नहीं पड़ती तो वो ज्यादा डाल सकता है। इसको उठते साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च की चुटकी के साथ। अच्छा। सो गर्म पानी जो रात को भिगो दिया, एक गर्म पानी लिया, सिनेमन स्टिक ली, गर्म पानी में भिगो दी, ओवरनाइट उसका अर्क सा निकल गया। सुबह उसको ल्यूक वार्म किया, पिंच ऑफ लाल मिर्च, थोड़ा सा लेमन, वो डाल के पी लिया, तो ये आपको सुबह किक स्टार्ट देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और अंदर शहद भी डालनी है? डेफिनेटली शहद डालेंगे तो वो जो लेथार्जिकनेस है, उठा नहीं जा रहा, इस मौसम के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो गया है, हर खाने पीने की चीज उल्टी पड़ रही होती है, और हम समझते हैं मुरगन गजा खाएंगे तो ताकत आएगी, जबकि ये मौसम खास तौर पे जो जनवरी और मिड फरवरी तक का मौसम गरम नरिशिंग लाइट फूड का मौसम है। ये वो मुरगन गजाएं खा ली जो दिसंबर में खानी थी, क्योंकि तो अब लाइट फूड की तरफ करते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल, और इस मौसम में सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर्स आ रहे हैं, इस मौसम में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मुरगन गजाएं खा रहे हैं, बिल्कुल ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो पानी का इस्तेमाल सारे दिन में बहुत ज्यादा, कम से कम 12 ग्लास पानी इसी मौसम में सबसे ज्यादा पता है। इसी मौसम में सबसे ज्यादा हमारे पास जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं। हम समझते हैं गर्मियों में जॉन्डिस आएगा, मैक्सिमम जॉन्डिस अब आता है। अच्छा। क्योंकि हम नट्स खा रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, स्ट्यूज ले रहे हैं और पानी नहीं पी रहे। तो ऐसे में जॉन्डिस होने का खतरा ज्यादा है। ये मौसम स्प्रिंग की प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग है, यानी बाहर से पहले की सफाई का मौसम है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। 12 ग्लास पानी अच्छा लगे ना लगे, 4 दिन सिर्फ पिए, 5वें दिन वही अच्छा लगने लग जाएगा। बार बार जो आपका कंप्लेन होती है कई लोगों की कि हम पानी पीते हैं, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, सिर्फ 4 दिन की बात है। 4 दिन के बाद आप ही के चैनल पे प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने 4 से 5 दिन प्रैक्टिस की, बाद में आप नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाओगे। दिन से 2 से 3 बार देखते हैं कि 4 से 5 दिन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि अच्छा चले सादा पानी नहीं पिया जा रहा, तो हम लोग जिस तरह फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पानी और जूस में बहुत फर्क है। पानी पानी है, जूस पानी ही पीना है। 12 ग्लास 10 से 12 क्लींजिंग करनी है ना आपको, कोई सफाई करनी है तो जूस से कर लो, नहीं कर सकते। वजू करना है जूस से कर लो, पानी नहीं कर सकते। तो पानी आपकी सफाई का जामिन है। पानी जितना पिएंगे उतना आपकी स्किन बेहतर, उतना आप हाइड्रेटेड, स्किन अच्छी, बाल अच्छी, नाखून अच्छे, तो पानी पिए। पानी मुश्किल सबसे बेहतरीन है। अच्छा, दूसरा मसूमा जी, क्योंकि मैदा सबसे आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैदा आपका सही है तो आप इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों ही अच्छे नज़र आते हैं। मैदे के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें सेहतमंद? देखो, जैसे मैंने कहा ये प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग का मौसम है, तो सबसे अच्छा ये है कि जनवरी के महीने में कम से कम हर 10 दिन के बाद 3 दिन की खिचड़ी क्लिनज कर लें। ठीक है, खिचड़ी क्लिनज का तरीका रेसिपी में बता देती हूँ। आधा कप मूंग दाल,
1 चौथाई कप ब्राउन राइस 3 लीटर पानी में डाल दीजिए, ठीक है। 3 लीटर में पानी में डाल के इसको इतना बॉईल करें, अपने जायके के मुताबिक नमक, काली मिर्च डाल दीजिए। काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि ये क्लिनजिंग है, ठीक है। सो उसको डाल के इतना पकाएं कि वो 1 लीटर सूप सा रह जाए। 3 दिन डेली 1-1 लीटर सूप पियेंगे आप, अच्छी तरह से फ्लश आउट करेंगे। आपके लंग्स अगर बार बार चेस्ट कंजेशन हो रही है, ये उसके लिए बेहतरीन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये उसके लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ नाक और नाफ में तेल डालना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा मासूमा साहिबा, जिस तरह आपने बताया खिचड़ी खानी है हमने अपनी क्लेंजिंग के लिए, बॉडी क्लेंजिंग के लिए, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, इम्यूनिटी बूस्टिंग, अगेन इम्यूनिटी बूस्टिंग का मतलब है सीजन से पहले सीजन का इलाज करना, नॉट इन द सीजन के अब हम बीमार हो गए अब इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें। अब तो आपकी इम्यूनिटी इस वक्त बहुत डाउन है, तो इस वक्त सिर्फ आप उसको हेल्प आउट किक स्टार्ट दे सकते हो। अच्छा, मुरब्बा आंवला का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी और मार्च तक, ये मुरब्बा आंवला सुबह निहार मुंह लेने से आपको आयरन और विटामिन सी मिलती है। विटामिन सी आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी जितना अंदर जाएगा उतना बेहतर है। एक दूसरा, आजकल अमरूद आया हुआ है, कच्चा अमरूद जो थोड़ा सा ग्रीन होता है, बिल्कुल कच्चा अमरूद, बिल्कुल कच्चा अमरूद, उसके छिलके को अगर आप हल्का सा रब करके उतार दें, वाइट हिस्सा उसका ना आए, अच्छा, उसको तवे पे जला के अब डब्बी बना के रख दें। अच्छा। डेली वो 1/2 टीस्पून फांक लेने से भी आपको बहुत ताकत मिलती है। ये तो है जर्नलाइज के आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए। फीस अभी के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग टी है जिसमें खत्मी, खबाजी, उनाब भी विटामिन सी का एक बेहतरीन, जोजोबा जिसको बोलते हैं, बेहतरीन सोर्स है। उनाब, तुलसी और मुलट्ठी। दोबारा से बोलती हूँ, खत्मी 1/2 टीस्पून, खबाजी 1/2 टीस्पून, उनाब 7 अदद, मुलट्ठी 1 इंच और तुलसी के 10 पत्ते। इनका कहवा बना के सुबह शाम लें तो ये आपका बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा बन जाता है। क्या बात, इसका इस्तेमाल करें। और अगेन इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको हिजामा, आपके अंदर का आमा या टॉक्सिन्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। साल का शुरू, साल का मिड और साल का आखिर, साल में कम से कम 3 हिजामे ज़रूर करा लिया करें। तो जनवरी के महीने में हिजामा डेट्स लास्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आएंगी, अपना हिजामा लाजमी कराएं। ख़ास तौर पे जो सुन्ना पॉइंट्स हैं उनको करा लेने से आपके अंदर आमा या टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और यू आर गुड टू गो। जो आप खा रहे हैं फिर गंदगी बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह बाकी बच जाएगी, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि जिनको बहुत ज़्यादा, अच्छा हिजामा पे चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखो, हिजामा जर्नलाइज्ड टॉक्सिन्स रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है, ये पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आप कहो कि जी ये अगर आपको, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमने वेट लॉस करना है, हिजामा कर दें। वेट लॉस में भी होता है? वेट लॉस में सिर्फ किक स्टार्ट देता है। मैं यही बताने लगी थी कि वेट लॉस अगर आपका हो रहा है, वजन आपका स्टक हो गया है, वेट पूरी तरह से वैसे गिर नहीं रहा जैसे गिरना चाह रहे हो आप, तो फिर जाके हिजामा ज़रूर कराओ। और लेकिन उसके साथ ड्राई कपिंग का ज़्यादा है। अगर सेलुलाइटिस है, ब्लड फ्लो बेहतर करनी है, स्किन को टाइट करना है, तो फिर ड्राई कपिंग होगी। फिर ये वेट कपिंग या हिजामा एक दफ़ा करा के ख़त्म हो जाता है, लेकिन ड्राई कपिंग आप महीने में 2 से 3 दफ़ा कराते हो तो आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है, उसके लिए अच्छा है। फेस पे भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, फेस पे ही करानी चाहिए। आप जो आजकल जाके आप मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में जाते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ड्राई कपिंग फेस की कराते हो तो आपकी कोलेजन खुद ब खुद बिल्डअप होती है, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो बेहतर हो गई ना, आपकी स्किन के बीनीथ आपने वहाँ पे ब्लड को फ्लो को बेहतर कर दिया, बॉडी अपने रिजुविनेशन खुद से करती है। उसके निशान तो नहीं पड़ जाते जिस तरह हिजामा के पड़ते हैं वो? नहीं, या अगर किसी एक्सपर्ट से कराएंगे तो ऐसा सच निशान नहीं पड़ते, लेकिन अगर आप प्रॉन टू हैं कि आपको नील जल्दी पड़ जाते हैं तो फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है ना, हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, तो उसके साथ कराएं तो बिल्कुल नहीं। जिस तरह बहुत सारे लोग जो नेचुरल प्रोसीजर्स पे जाना चाहते हैं, जो बूटॉक्स और फिलर्स की तरफ नहीं जाना चाहते, वो लोग हमारे पास आते हैं अपने फेस लिफ्ट के लिए और उसके अंदर 100% रिजल्ट आते हैं। और वो ये जो ड्राई कपिंग है फॉर फेस, ये मंथली करा सकते हैं? ये ट्वाइस अ मंथ करा सकते हैं। अच्छा, ट्वाइस अ मंथ करा सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान कोई बिल्कुल नुकसान नहीं है इसका। तो आप हिजामा भी करा सकते हैं, वो हमारी सुन्नत भी है, कुरान मजीद में भी इसका बोला गया है। बिल्कुल, हदीस से पाक में है, इसका जिक्र है। और अगर आप देखो तो मैं हमेशा ना मिसाल दे के बात करती हूँ
कि अगर आप चश्मे से गंद नहीं निकाल सकते, दरिया से नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे खाले और नहरें बनती हैं उसकी भल सफाई की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म में भी आप वेन और आर्टरीज में से वैसे गंद नहीं निकाल सकते जैसे कैपिलरीज में डिपॉजिट होता है। तो कैपिलरीज पे से गंद या टॉक्सिन्स, आमा, फ्री रेडिकल, डेड सेल्स को निकालने का वाहिद तरीका हिजामा है जिसको अप्लाई करना चाहिए। और अगर उसका जिक्र कुरान मजीद में है तो इसका मतलब कि वो इफ़ेक्टिव है और वो हमें कराना चाहिए। और जिस तरह बात की है मासूमा जी ने कि आप साल में 3 दफ़ा करा लें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है साबित। तबीबा मासूमा ज़हरा जी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मासूमा जी कि आप यहाँ पर आई और बड़े ही अच्छे आप हमें टिप्स दे के जा रही कि किस तरह आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपने मेदी की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपने किस तरह यूज़ करनी है, हर्बल चीज़ों के ऊपर किस तरह जाना है, उस पर हमने बात की है आज के इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ आंखों की सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत से लोगों के नाबीना होने का सबब काला मोतिया होता है और काला मोतिया बुनियादी तौर पर वो खामोश बीमारी है जिसमें आँख का दिमाग के साथ जो राबता है वो मुनक़ता हो जाता है। असल में वो असाब काम करना छोड़ देते हैं जो हम मालूमात को आँख के पर्दा बसारत से दिमाग तक मुंतकिल करते हैं और ये पर्दा बसारत के अंदर भी मौजूद होता है और जो हमारी ऑप्टिक नर्व है उसके अंदर भी मौजूद होता है। और काले मोती की तशख़ीस और इलाज के हवाले से आँख के अंदरूनी दबाव की पैमाइश बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि इस दबाव का बढ़ जाना इस बीमारी की एक अहम अलामत भी हो सकता है और इलाज की कामयाबी का अंदाज़ा करने के लिए भी इसकी बार बार पैमाइश ज़रूरी होती है। क्योंकि अल्लाह ताला ने आँख के अंदरूनी हिस्से को खुराक फराहम करने के लिए एक निज़ाम बनाया हुआ है और जिसके तहत पानी की तरह का जो मवाद होता है ना, वो खून से बनकर आँख में आता है और आँख के अंदरूनी हिस्से को वो खुराक फराहम करता है और फिर वो वापस खून में चला जाता है। तो इतना खूबसूरत ये मैकेनिज़्म अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाया है आँखों की सेहत के हवाले से। तो आज हमने ख़ासतौर पर काले मोतिये के ऊपर बात करनी है कि ये काला मोतिया होता क्या है, ये किस तरह हमारी आँखों को इफ़ेक्ट करता है, इसका इलाज किस तरह का मुमकिन हो सकता है और इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में सीनियर प्रोफेसर हैं, मारूफ आई सर्जन हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, काला मोतिया, इसके बारे में हम बहुत सुनते आते हैं और बहुत से केसेस भी हम देख रहे होते हैं कि रिपोर्ट होते हैं। तो एक्चुअली में है क्या काला मोतिया? थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, बाकी साइंटिफिकली किस तरह क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो आपने हमें बतानी है। आपने मेरे ख्याल में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत की है उसके ऊपर पढ़ने में और समझने में। अगर मरीजों को भी इतनी को समझ आ जाए तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काले मोती को काला ही क्यों कहते हैं, क्यों सबसे अहम चीज़ ये। सफ़ेद को सफ़ेद कहते हैं और काले को काला कहते हैं, ये क्यों? काला मोती एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया की नंबर 1 कॉज है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, यानी कि वो ब्लाइंडनेस जो कि वापस नहीं आती। और सफ़ेद मोतिया वो है कि जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है, आप ऑपरेट करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम है। काले को इशू है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत खामोशी से, खामोश कातिल है नज़र का, इस वजह से चूँकि उसके अंदर जो नज़र है साइडों से कम होना शुरू होती है। तो अगर आपको इतना नज़र आता था तो फिर आहिस्ता 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 करते हुए बन जाती है, जैसे कि टनल विजन कहते हैं, जिस तरह के आँख इतनी हो जाती है कि आपका साइडों का फील्ड। तो आप समझ लें कि आपकी आँखों में साइडों से अंधेरा जो है ना आपकी नज़र में आता जाता है और वो इस वजह से काला कहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो टोटल काला हो जाता है सारा कुछ। ये काला मोतिया, ये काला मोतिया इस वजह से उसे काला कहा जाता है। और वो काला ये है कि वो कालक जो आ जाती है वो वापस रिवर्स नहीं होती, इरिवर्सिबल है। तो इसमें चूंकि मरीज़ को आखिर तक काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो मरीज़ समझता है शायद मुझे कुछ भी नहीं है। मरीज़ को हम पकड़ते भी हैं या पता भी लगता है तो मरीज़ शुरू में
समझता है कि शायद ये वैसे ही कह रहे हैं कि डॉक्टर का काम है जी पैसे लेना और बाकी सारी बिल्कुल वो चीज़ें चलती रहती है। तो इसके लिए हमें तशखीस के लिए फिर टेस्ट करने पड़ते हैं, जिससे हमें भी पता लग जाता है और मरीज भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन किस तरह, मतलब जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक टनल की तरह आपकी नज़र होना शुरू हो जाती है कि साइडों से वो कम 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 होना शुरू हो जाती है, कितना अरसा लगता है इस चीज़ को होते हुए? काला मोतिया दो किस्म के हैं, एक जो बहुत तेज़ी से आता है उसे एंगल क्लोजर ग्लाकोमा कहते हैं, कि जिसके अंदर आंख का जो पैसेज है वो एकदम बंद हो जाता है। आंख के अंदर जिस तरह आपने बताया था कि पानी बनता है आंख के अंदर और वो फिर खारिज होता है, बाहर निकलता है अंदर ही आंख के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर। मरीज आते हैं उनको कहते हैं कि जब आपके पानी ज़्यादा है आंख के अंदर, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे पानी तो आ ही नहीं रहा आंख के बाहर। तो उनको समझाना पड़ता है बाहर का पानी और अंदर का पानी दो फर्क चीज़ है। एक चीज़ है जो आंख के अंदर सर्कुलेट करता है पानी, वो बाहर नहीं निकलता और उसका पानी से उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो बाहर आपको वाटरिंग होती है तो वो पानी आंख के अंदर एकदम प्रेशर चढ़ जाए तो वो एकदम नज़र कम करता है, उसमें मरीजों को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, आंख बहुत ज़्यादा उसे एकदम नज़र चली जाती है। और दूसरा जो साइलेंटली चलता है वो ओपन एंगल ग्लाकोमा, यानी कि रास्ता खुला होता है लेकिन उसके रास्ते के पोर्स जो है, यानी कि जिस तरह आपका सिंक है उसके सुराख होते हैं, वो एज के साथ थोड़े तंग होते जाते हैं। तो वो तंग होते जाते हैं तो पानी बन रहा है, बाहर नहीं निकलता। तो आंख एक ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेच नहीं होती, बड़ी नहीं होती साइज में, तो उसी के अंदर जब प्रेशर बढ़ जाता है तो आंख के अंदर पीछे जो नर्व है, जो पीछे से तारें जा रही हैं आपकी ब्रेन में, आप देखिए अल्लाह मियां ने 1.2 मिलियन जाती है एक आंख से निकल के पीछे ब्रेन में, 2 मिलियन। हाँ, तो इतनी नर्व जाती है जो कि ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। तो वो जिस सुराख में से गुजर के जाती हैं वहाँ पे प्रेशर पड़ता है। तो जो वो प्रेशर है वो नर्व्स बर्दाश्त नहीं करती, जिससे फिर उनकी नज़र आहिस्ता 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 कम होती जाती है। तो जो एक्यूट है, जिस तरह हमने कहा, जो एकदम आता है उसमें तो पता लग जाता है आपको कि दर्द हुई है, वो तो मरीज आएगा दिखाएगा, वो पकड़ा जाता है। लेकिन वो कई बार वो भी लोग देर से आते हैं। लेकिन ये एक ही आंख में आता है, ये दोनों आंखों में सेम आ रहा होता है? ज़्यादा एसिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होता। लेकिन अच्छी चीज़ है एसिमेट्रिकल होने से या दोनों में फ़र्क आने से ये है कि आपको एक का पता लग जाए तो दूसरे को आप ज़रा जल्दी बचा लेते हैं उसकी वजह से। तो इस वजह से इसको पकड़ना के दो है मरेले, एक है कि जिनको बहुत दर्द हुई और वो आगे, और दूसरा जिनको पता नहीं लगता उनको पकड़ना सबसे मुश्किल काम है। चूँकि आप चाहते हैं कि वो लोग जिनको पता नहीं लग रहा उनको आप पहुँच जाएँ और उनको आप पहले बता दें कि ये है, और उनकी दवाइयाँ अगर आप पहले शुरू कर लें तो वो बच जाते हैं। तो वो क्या तरीके हैं उसमें भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि हमें बताइए इसकी रीज़न क्या है होने की? जेनेटिकली है कोई, क्या रीज़न है काला मोतिया होने की, या सफ़ेद मोतिया पे बात करते हैं, काला मोतिया एटलीस्ट होने की क्या रीज़न है बिहाइंड? इसके मल्टीपल रीज़न है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है आपकी फैमिली हिस्ट्री काले मोतिया की। अगर आपकी फैमिली में किसी को है काला मोतिया, एक फैमिली मेंबर को भी है, तो आपको चेक ज़रूर कराना चाहिए देखने के लिए कि क्या बाकियों में किसी में है कि नहीं है। अक्सर यही देखा गया कि कोई किसी के बहन भाई में होता है तो वो आपस में चेक नहीं कराते तो वो मिस हो जाता है और उसको उससे ज़्यादा बीमारी में पकड़ा जाता है। जब वो जाता है तो कहता है हाँ जी मेरे वालिद साहब को था, मेरे भाई बहनों का था। तो आपको चेक कराना, स्पेशली जब 40 साल की उम्र गुजर जाए और आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, तो आपको 40 पे अपना प्रेशर, जिस तरह आपने कहा था, आंख का दबाव चेक कराना और पीछे से आंख की नर्व उसका मुआयना कराना ज़रूरी है। ये तो एक सबसे बड़ी अहम वजह ये है। एक आता है पैदाइशी। अच्छा, पैदाइशी भी होता है। तो पैदाइशी आपकी जब आंख बन रही होती है तो जो पैसेज, जिस तरह हमने कहा था, जहाँ से पानी खारिज होता है वो बनते ही नहीं है, उसके अंदर सुराख बनते ही नहीं है, तो पानी बनता जाता है, बाहर नहीं निकलता। लेकिन बच्चे जब होते हैं उनमें एक कैपेसिटी है कि जिस तरह बलून का गुब्बारा फैल जाता है ना, तो उनमें फैलने की कैपेसिटी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे आंख का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो वो देखने से भी बुरी लगती है, और जब बच्चे पैदा होते हैं आंख को लगता है कि साइज एकदम बड़ा है, बहुत अजीब सी आंख लग रही है, और दूसरा उसमें से पानी भी आता है, और दूसरी आंख आगे से सफ़ेद होना शुरू हो जाती है। तो ये पैदाइशी मोतिया है। कई बार हम काला मोतिया है जो कि पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और उसकी तो हमें अर्जेंट सर्जरी ही करनी पड़ती है ताकि वो बच्चा बाद में देख सके और दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सके, अदरवाइज वो परमानेंटली ब्लाइंड हो जाता है बचपन है। अच्छा, साथ साथ तो हम बात करें, मैं चाहूँगी कि आप कॉफ़ी भी पिएं क्योंकि ठंडी हो जाएगी तो फायदा नहीं है। तो मुझे ये बताइए इसका ट्रीटमेंट, जिस तरह आपने कहा है कि ऑपरेशन है, बच्चों में तो चलो ऑपरेशन कर ले, इसका फाइनल एंड लास्ट ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही है, या इससे पहले दवाइयाँ यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट बेहतर किया जा सकता है, इसका कह ले कंडीशन इसकी बेहतर की जा सकती है?
इसमें बहुत अहम चीज़ ये है कि ऑपरेशन कई बने हैं दुनिया में जो कि बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। अच्छा। यानी कि आपने करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। जिस तरह सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन है वो इतना अच्छा बन चुका हुआ है कि करते हैं तो बहुत अच्छे, किसी का ऐनक उतारने का ऑपरेशन अच्छा, है वो बहुत हाँ अच्छे। काले मोतिया का ऑपरेशन अभी तक पूरी तरह इतनी उसकी प्रेडिक्टेबली मौजूद है। ऑपरेशन बहुत अच्छा मौजूद है, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि ऑपरेशन मौजूद नहीं है। लेकिन सक्सेस रेट उसकी कह लें कि इतनी ज़्यादा नहीं है। सक्सेस रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब वो काले मोतिया का ऑपरेशन करते हैं तो मरीज की नज़र को 2-3 हफ्ते महीने के लिए थोड़ी नीचे चली जाती है और फिर वापस आती है। अच्छा। तो इस वजह से वो जब करते हैं तो मरीज थोड़ा सा उसकी वजह से परेशान होता है। तो क्योंकि ऐसे ही है जैसे गुब्बारा है, उसको आप डीफ्लेट कर देते तो एकदम वो सुकड़ के बिल्कुल फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी उसको रीफॉर्म करती है, वो बनाती है। तो वो एक चीज़ है जिसकी वजह से उसकी थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी कम है। उसका मतलब ये नहीं है कि काले मोतिया का ऑपरेशन जो है वो नाकाम है और उससे कामयाबी नहीं होती। मैंने तो 80-90% में सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा ऑपरेशन है। सिर्फ एक चीज़ ये है कि उसकी वजह से नज़र इमीडिएटली थोड़ी सी कम होती है। दूसरा ये है कि लॉन्ग टर्म उसके करने के बाद सफ़ेद मोतिया किसी को बन सकता है। तो वो दो चीज़ें हैं, लेकिन अब उसमें अंदर कई एडवांसमेंट आ गई हैं बाहर के मुल्कों में कि उसके अंदर इसकी जो सक्सेस रेट है या इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए और स्टेंट्स आ गए हैं जो आँख के अंदर डल जाते हैं। वो भी पाकिस्तान तक पहुँचे नहीं, चूँकि वो बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन उसमें एक स्टेंट जो वेल्व होता है वो तो हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये एक चीज़ है जिसकी वजह से कतरे जो हैं दुनिया में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस्तेमाल करने के लिए कंपेयर टू कि आप डायरेक्टली सर्जरी पे चले जाएं। चूँकि एक पेशेंट है जिसको आप कहते हैं कि कतरे एक बार है सारी उम्र डालते रहें तो आपका जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा। सिर्फ आपने चेक कराने आना है और वो है। दूसरा है एक पेशेंट है जिसको ऑपरेशन के थ्रू जाना है और फिर उसको हमने देखना है कि वो उसका रिजल्ट क्या है। किसी का ऑपरेशन अच्छा हो जाता है तो वो भी ठीक रहता है और सारी उम्र ठीक रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं कि बीमारी की सेवेरिटी कितनी है। अच्छा। किसी को थोड़ी बीमारी है तो उसको हम कहते हैं कि आप कतरे डालते रहें। किसी की ज़्यादा है, कंट्रोल नहीं हो रही, तो उसको हम कहते हैं कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। लेकिन जो कतरे डलवाते हैं, जिनकी स्वेरिटी देखी जाती है कतरे, तो वो क्या उनकी आंख जो नज़र है वो वहीं पर रुक जाती है और वो ज़्यादा काला मोतिया बढ़ता नहीं है? जी बिल्कुल। जिस तरह मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया तो अब मैं क्या होऊंगा, वो तो रोना शुरू कर देते हैं कि मैं अंधा हो जाऊंगा। ऑब्वियसली वो एकदम अपसेट है। तो फिर उनको समझाते हैं कि देखें शुगर के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, क्या वो उनको बीमारी हो जाती है, वो खुदा ना खास्ते उनकी जान जल्दी तो नहीं चली जाती। पहले जब दवाइयाँ नहीं होती थी तो ऑब्वियसली यही होता था। तो इसमें भी ऐसी ही बीमारी है, आप कंट्रोल कर लें तो आप ठीक है। अच्छा। तो सिर्फ ये है कि आपने कंट्रोल करना है और उसमें कतरे डालने हैं और चेक जरूर कराना है कि आपने, चूंकि अभी होम डिवाइसेस है, जिससे शुगर है वो आप इंसुलिन लगा के वो मीटर चेक कर सकते हैं। तो इसके आँख को चेक करने के लिए जो मीटर है वो अभी इतने आए नहीं, इतना कॉमन हो कि आप घर में इस्तेमाल कर लें और इतने रिलायबल नहीं है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो ऑपरेशन के बाद क्या मुकम्मल तौर पर आपकी नज़र सही हो जाती है, वापस आ जाती है, या दोबारा काला मोतिया होने के चांसेस हैं? यही सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है और मरीज को समझाना भी यही होता है कि इसको ऑपरेशन करने के बाद जितनी नज़र है उतनी ही रहेगी। अच्छा। नज़र को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा। नज़र शायद थोड़ी सी नीचे जा सकती है, इम्प्रूव बहुत ज़्यादा नहीं करती। चूंकि डैमेज हमने पहले कह दिया कि परमानेंट है। हाँ। और कई काले मोतिये के साथ आते हैं जिनको कुछ नहीं नजर आता, ब्लाइंड होते हैं, तो वो कहते हैं हमारा कुछ कर दे। तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सर्जरी करेंगे अगर उससे वापस ही कुछ नहीं आना तो फिर उसको करने का फायदा नहीं है। क्योंकि हर चीज़ अब डॉक्टर करता है कि उसको विजन आए, अगर विजन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं करते। तो इस वजह से हम पहले अच्छी तरह से देखते हैं कि उसको लाइट नज़र आती है कि नहीं आती। अगर उसको लाइट नज़र नहीं आती, उंगलियां नहीं देख सकता, तो फिर अनफॉर्चुनेटली काले मोतिये का ऑपरेशन भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर हमें अब 100% नज़र आता है और अगर 20% हमारी साइडों से हमारी नज़र चली गई है तो वो ऑपरेशन के बाद भी वो वापस नहीं आएगी, वो 80% ही रहेगी। 80 ही रहेगी। वो ऑपरेशन के बाद ये होगा कि अब वो कम नहीं होगी, लेकिन वो वहीं पे स्टेबल रहेगी, स्टेबल हो जाएगी। ये हमें पेशेंट को बताने की जरूरत है, उनको अवेयरनेस करने की, देने की जरूरत है कि जनाब ये है, आपकी 100% नहीं होगी, वो 80% रहेगी, लेकिन उससे कम नहीं होगी। ऑपरेशन का ये फायदा है। जी बिल्कुल। तो दोबारा हो सकता है ऑपरेशन के बाद अगर वो एहतियात नहीं बरतेंगे तो? ये मुझे बताएं। अच्छा, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। आप अगला सवाल है कि ऑपरेशन में आप ऐसी क्या चीज़ करते हैं कि प्रेशर कंट्रोल हो जाता है? प्रेशर कंट्रोल, तो उसमें आँख के अंदर से आप सुराख बनाते हैं जो कि आँख से पानी, आँख के साइडों पे कंजंक्टिवा उसके अंदर पानी को बाहर निकालता है। तो वो बॉडी का क्या मैकेनिज्म है, कोई भी आप कट दें या सुराख बनाएं तो बॉडी उसको
हील कर देगी, हील करके बंद कर देगी। तो ये आपने एक ऐसी सर्जरी करनी है जो आप बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को फाइट कर रहे हैं, उल्टा चला रहे हैं। आप चाहते हैं जो आप सुराख बना रहे हैं वो बंद ना हो और वो खुला रहे, तो उसके लिए फिर कई आपको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से वो सुराख क्लोज नहीं होता। इसी वजह से काले मोतिये की सर्जरी में थोड़ा सा सक्सेस ये होता है कि आप बनाते हैं तो रास्ता कई बार बंद होने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी मरीज को समझाना पड़ता है कि उसके फेलियर के रेट रहते हैं। मतलब इतना मुश्किल होता है ये बीमारियों को एक तो ट्रीट करना और दूसरा इनके बारे में जानना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या हो सकता है। लेकिन इसकी कहते हैं ना कि एक एज लिमिट होती है, इसकी एज ब्रैकेट क्या है होने की? एज ब्रैकेट होने की होने को किसी वक्त, जिस तरह मैंने कहा कि बचपन पैदाइशी में भी हो सकता है और आपको 80 साल पे भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है। और एक जो हम भूल गए हैं कि सफ़ेद मोतिया कई बार जो एज ब्रैकेट जब बढ़ती जाती है, जिसको नहीं था 70-80 साल पे पहुंच गया है, कई बार सफ़ेद मोतिया होता है और वो कहते हैं कि वो ऑपरेट नहीं करवाते, उनका वाइट हो जाता है। तो एक्चुअली वो उनकी पुतली वाइट हो जाती है, बिल्कुल वाइट हो जाती है। उनका लेंस एक्चुअली स्वेल कर रहा होता है, वो फूल रहा होता है आंख के अंदर, तो उसकी वजह से आंख के अंदर स्पेस कम हो जाती है, तो वो काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से कई बार लोग कहते हैं हाँ जी ऑपरेशन करा लें सफ़ेद मोतिया को, नहीं तो काला मोतिया में बन जाएगा। तो ये वो स्टेज है जब काला मोतिया बहुत देर की उम्र में बन सकता है, स्पेशली जिनका कैटरेक्ट होता है, क्योंकि वो स्पेस कम है और वो काला मोतिया ठीक हो सकता है अगर आप अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी करा रहे हैं, ना आपको कतरे डालने पड़ेंगे, ना आपको बाद में काले मोतिये का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और यही रीजंस हैं, फैमिली हिस्ट्री है वाइट मोतिये के अंदर भी, ये उसकी कोई और वाइट रीजन मोतिया जो है वो बेसिकली एज है। अच्छा, वो एज में हो तो मरीज मेरे से पूछते हैं, मैं कहता हूँ बाल अगर आपके सफ़ेद होते हैं कोई तरीका है उन्हें काला करने का? नहीं। तो मैंने कहा लेंस का भी यही है। वो पूछते हैं कोई कतरे हैं जिससे वापस आ जाएगा, तो मैंने कहा आता नहीं है, क्योंकि वही लेंस के फाइबर भी एज के साथ वाइट होते हैं, लेकिन प्रोसेस ये नहीं है कि एकदम क्लियर से एकदम आज नजर नहीं आ रहा तो कल सब कुछ नजर आना बंद हो जाएगा। तो उसमें ये कि स्लोली है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। जिस तरह बाल आपके आहिस्ता आहिस्ता ग्रे होंगे फिर सफ़ेद होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम मिलता है आपको सफ़ेद मोतियों में, अनलेस कि आपको चोट लग जाए। अच्छा। या आपको कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बहुत तेज़ी से आपका बन जाए, जिस तरह के आप स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं लोग, उनके अंदर मैंने बताया सफ़ेद मोतिया जल्दी बन जाता है। अच्छा। डायबिटिक्स में जल्दी बन जाता है, कई लोगों को मेटाबॉलिक है, कैल्शियम का प्रॉब्लम है, उनमें जल्दी बन जाता है। अच्छा। किसी को कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, शीशा या हैमरिंग कर रहे हो तो वो लेंस के बीच में से गुजर जाए तो फौरन वाइट कर देता है लेंस को। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं काले मोतिये के भी और वाइट मोतिये के भी। लेकिन ज़्यादातर यूजुअली वाइट मोतिया के पेशेंट्स आपके पास आते हैं, काले मोतिये के पेशेंट्स ज़्यादा तो वाइट, क्योंकि वाइट अब हमने कह दिया ना कि सारे लोगों में होता है और एज के साथ सबको होना है एज के साथ। कई आते हैं कि जी मेरे तो पेरेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ, तो कई लकी होते हैं कि जिनका नहीं भी बनता, लेकिन मेजॉरिटी का 50-60 तो ये एक ऐसी एज है जब तक काफ़ी बन जाता है और मेजॉरिटी लोगों को उस वक्त तक सर्जरी हो जाती है। फिर वो भी डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं और आप रहते किस सेटिंग में हैं। अच्छा। अगर आप सपोज करते ही ड्राइविंग है तो आपको मोतिये के ऑपरेशन की जल्दी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपने देखना बहुत शार्प विजन चाहिए। अगर आप गांव में हैं और आपका काम ज़्यादा नहीं है, घर में आपको ज़्यादा नहीं करते, तो ज़्यादा देर तक चलता रहता है उसके हिसाब से। तो इसका क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी ले सकते हैं काले मोतिये से रिलेटेड या फिर वाइट मोतिये से रिलेटेड कि ना आए, अर्ली ना आए? काले मोतिये के लिए हमने कई चीज़ें तो बता दी हैं। उसमें से चंद चीज़ें अभी रह गई थी जो इस तरह है, जिनको ऐनक का नंबर मोटा लगता हो, जिसका मोटी माइनस की ऐनक लगती हो या मोटी प्लस की ऐनक लगती हो जो 5 नंबर से ज़्यादा हो, तो उनको काला मोतिया बनने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जो स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह किसी को दमे की तकलीफ है, किसी को और ऐसी कोई चीज़, इम्यूनोसप्रेशन है, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, वो स्टीरॉइड्स उन्हें इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिस्म के अंदर। तो जब वो इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कई लोगों में चांसेस होते हैं कि स्टीरॉइड रिस्पॉन्डर होते हैं और उनका प्रेशर आंख का काले मोतिये में कन्वर्ट हो जाता है, तो उनमें काला मोतिया बनना बहुत एक अहम चीज़ है। तो ये बीमारियां हैं, जिस तरह अफ्रीकन रेस है उसके अंदर काला मोतिया ज़्यादा बनता है, तो ये लोग इनको तो वैसे ही चेक कराना चाहिए। तो इसका अगर आंसर आप पूछें तो यही है कि आपको अपना एक बार आंखों का मुआयना किसी ना किसी वक्त कराना ज़रूरी रहता है। स्पेशली 40 एक एज है जबकि उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। 40 पे आपकी रीडिंग ग्लासेस भी आती हैं और आपको ये भी एक चीज़ होती है जिसमें आंख का प्रेशर या दबाव आप चेक कर लेते हैं, पीछे नर्व जो है उसको देखते हैं, और अगर हमें लगे कि शक हो कि आपको काला मोतिया है तो फिर कई टेस्ट हैं जो हम करते हैं। टेस्ट आसान होते हैं, वो विजुअल फील्ड होता है, मरीज़ को बिठाते हैं और उससे पूछते हैं, साइडों पे डॉट्स दिखाते हैं लाइट के कि क्या आपको कोई
साइडों की नज़र कम तो नहीं है, क्योंकि आपने पहले साइडों की नज़र पकड़नी है। फिर एक स्कैन है पर्दे का, वो लेज़र से करते हैं, जिससे पीछे जो नर्व में तारे जा रही हैं वो मशीन एक्चुअली गिन लेती है कि कितनी कम हो गई हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है कि डैमेज हो गया है या नहीं हुआ। तो कई लोग होते हैं जिनकी शक्ल पीछे आँख के जो नर्व है लगती है कि जिस तरह काले मोतिये की हो, लेकिन कई लोगों की फेमिलियल उसकी शक्ल होती ही ऐसी है। जिस तरह आप कह लेते कि अगर कोई लोग खड़े हैं और कोई 5 फुट के हैं, कोई 6 फुट का, एक में 2 आ गए, तो आप 6 फुट को कहेंगे कि इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको हो, कई बार वो नॉर्मल भी 6 फुट का हो सकता है। तो इस वजह से हम काले मोतिये में भी इस तरह कई लोगों का नर्व का साइज़ होता है, वो कई लोगों का नॉर्मल लोगों का भी ज़्यादा होता है, तो वो टेस्ट कराते हैं और उससे देख लेते हैं कि ये है कि नहीं है। ऐसे मरीजों को हम लेबल करते हैं ग्लाकोमा सस्पेक्ट। तो वो मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, हम समझाते हैं कि टेस्ट इस वजह से कर रहे हैं ताकि आपकी एक बीमारी है उसको हम पकड़ लें, मिस हो गई तो फिर ये ना हो कि आपको डैमेज हो जाए फिर आए। तो जिनका नॉर्मल हो जाता है तो हम उसको कहते हैं, कई बार टेस्ट अगर आपको नॉर्मल आ जाए तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ जी मैं ठीक हूँ। हाँ, डरना नहीं चाहिए। लेकिन वैसे ओवरऑल अगर बात कर ली जाए सिर्फ आंखों की सेहत को बरकरार रखने के हवाले से, तो उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? कि सबसे पहले आप आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आपका, तो वो आंखों के ऊपर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ता है। कंप्यूटर ही है, मोबाइल फ़ोन भी, तो वो तो उससे भी बड़ी बीमारी है। मोबाइल उससे वो तो हर वक्त आपके हाथ में होता है, कंप्यूटर शायद उससे कम होता है। तो एक तो आंखें उसकी वजह से जब आप चीज़ की तरफ गौर से देखते हैं तो उसका ब्लिंक रेट होता है एक नॉर्मली, तो जब आप वो कम हो जाता है तो उससे आपकी सरफेस से ड्राइंग जो है ना ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से कई बार आपको फील होगा कि आपकी ड्राई हो रही हैं आंखें, और उसके लिए फिर आपको लुब्रिकेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, टीयर ड्रॉप्स हैं, या फिर ये है कि आप जब काम करते हैं बीच में ब्रेक ले लें, तो ब्रेक ले लें, या अगर ज़्यादा हो तो आंखों को छींटे से डाल के साफ कर लें, या कई बार आप ब्लिंक एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो भी आपको कवर कर जाती है, वो भी आपको अच्छा करती है। वरना वो 20-20 का एक रूल है आप लोगों के जी बिल्कुल, कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे देखें, तो वो आंख के अंदर जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और आपको हेडेक नहीं होती है। या लुब्रिकेंट्स मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और काले मोती के वाले से, वाइट मोती के वाले से हमने बात की है, किस तरह वो हमारी आंखों को इफेक्ट कर रहा होता है और किस तरह वो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ लाइफस्टाइल के हवाले से बात कर लेते हैं। आम तासुर है कि शुगर का जो मर्ज़ है वो सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद में ही होता है, लेकिन अब एक ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है हमें, और वो ये है कि पाकिस्तान में टाइप 1 डायबिटीज़ के मर्ज़ में मुब्तला बच्चों की, ख़ास करके जो बच्चों की तादाद है ना, वो 1 लाख के करीब तक पहुंचने का इंकशाफ हुआ है। और इस तादाद में से सैकड़ों बच्चे हर साल बरवक्त तशखीस ना होने और इंसुलिन ना मिलने के सबब जाँ बहक भी हो जाते हैं। अब तो 1 से 7 साल के बच्चों में भी ये जो मर्ज़ है ये सामने आ रहा है, और इसकी वजूहात क्या है, कैसे बरवक्त पता चलने से हम इस मर्ज़ से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इस पर आज हमने बात करनी है। हमारे स्टूडियोज़ में डॉक्टर हाफिज़ा नाज मौजूद हैं, जो कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, डायबिटीज़ एक्सपर्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इस डिस्कशन के लिए रखा है। डॉक्टर साहब, इसका रेशियो देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ख़ासतौर पे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा इसकी रेशियो होती जा रही है। क्या वजह है? पहले भी होती थी इतनी, है अभी ज़्यादा हो रही है, रिपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं केसेस, इस वजह से हमें लगता है? पाकिस्तान में आपको अंदाज़ा है कि जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें डायबिटिक्स, वी आर वन ऑफ दी टॉप 3 कंट्रीज जिनके अंदर ज़ियाबतीज़ की जो अफराद हैं वो बढ़ चुके हुए हैं। सो इसके अंदर अगर रेशो की बात करें, 2 तरह की है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। सो आप चूँकि आज हमारा मौजू ज़्यादा टाइप 1 के ऊपर है, सो टाइप 1 वो शुगर है, वो किस्म है शुगर की जो ज़्यादातर बच्चों में होती है। वो शुगर है जिसमें इंसुलिन की एब्सोल्यूट कमी होती है, यानी इंसुलिन बिल्कुल बॉडी बना नहीं रही होती। और इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है, उस पर हम चलते हैं। लेकिन ये जो रेशो है ये बहुत गैर यानी बहुत ज़्यादा
ये अमूमी टाइप की शुगर नहीं है या आम शुगर नहीं है। अच्छा। जो टाइप 1 शुगर है वो टाइप 2 से डिफरेंट है। और जो टाइप 1 है उसके अंदर ज़्यादातर जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी रेशो 5% से ज़्यादा नहीं है टोटल पॉपुलेशन की। अच्छा। सो ये वन ऑफ द कॉमन शुगर की टाइप है, और ये वो शुगर की टाइप है जिसके अंदर मुकम्मल इलाज मुमकिन है, क्योंकि इसका इलाज इंसुलिन ही है। हाँ, लेकिन क्यों हमारा फिर जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती, क्या वजह है इसकी? जी देखिए, इसकी तो एक जो इसकी मेडिकली स्पीकिंग आप वजह पूछें तो होता ही है कि जो आप हमारा लबलबा है पैनक्रियास, अक्सर लोग इससे वाकिफ़ हैं, हमारे मैदे के साथ एक छोटा सा हार्मोनल ग्लैंड एक होता है जिसको पैनक्रियास बोलते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, उनको बीटा सेल्स बोलते हैं। ओके। सो वो सेल्स जो हैं वो ऑटोइम्यून प्रोसेस से, यानी ऑटोइम्यून प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर बॉडी के अपने सेल जो कि हमारी डिफेंस के लिए, मुदाफ़ियत के लिए बनते हैं, जो बाहर के किसी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, वो सेल हमारे अपने ही किसी बॉडी के सेल के खिलाफ एक्ट करके उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो बीटा सेल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ऑटोइम्यून प्रोसेस जो है वो अर्लियर इंट्रायूट्राइन लाइफ में हो सकता है, अर्लियर एज के अंदर हो सकता है, और इस प्रोसेस के नतीजे में होता ही है कि बीटा सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। बीटा सेल्स नहीं होंगे तो इंसुलिन नहीं बनेगी। अब क्या है कि इंसुलिन बेसिकली है क्या? हार्मोन, ये बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इंसुलिन। ओके। ये शुगर जो हम खाते हैं शुगर, वो हमारी बॉडी का जो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। ट्रू। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन आती है, उसके बाद फैट आती है। सबसे पहला सोर्स जो बॉडी यूज करती है वो प्रोटीन है, वो शुगर है। सो अब शुगर बॉडी के अंदर चली जाएगी तो जो उसको यूटिलाइज करने के लिए हार्मोन चाहिए वो इंसुलिन है। जैसे ही हम मुंह में डालते हैं तो हमारा जो अल्लाह ने खूबसूरत मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जैसे ही हमारा लुकमा गया है मुंह में रोटी का, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है या शुगर है, वो जाके ट्रिगर कर देती है बीटा सेल्स को कि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारा खून के अंदर शुगर जाएगी, वो उसको यूटिलाइज करके उसके अंदर एनर्जी के अंदर सेल्स के अंदर यूज़ कर लेगा। अब अगर इंसुलिन नहीं है तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपकी बैंक बैलेंस के अंदर बहुत सारे पैसे, बट यू कैन नॉट यूज दैम। वो ताला लगा हुआ है लेकिन चाबी नहीं है कि आप खोल के उन्हें यूज कर सकें। सो वो जो चाबी है वो इंसुलिन है। सो इंसुलिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड राइट, यानी आज अगर कह लें तो 101 ईयर्स हो चुके, 100 ईयर्स पहले डिस्कवर हो गई थी। ये ब्रेक थ्रू अगर कहें पेंसिलिन के बाद कोई बड़ी डिस्कवरी हुई है, वो इंसुलिन है जिसने इंसान की यानी इस पूरी डिजीज की नेचर चेंज कर दी। मतलब वो देखिए ना, बचा रही है ना, वो एक पूरे इंसान को बचा रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी के अंदर पैदा होगी, और अगर आपको इंसुलिन मिल रही है तो इसका मतलब कि वो आपकी जान बचा रही है। सो एग्जैक्टली वही हार्मोन जो जिस्म बना रहा था, वो आप उसको प्रोवाइड कर मेक इट एंड वी कैन गिव इट टू द पेशेंट्स। इंजेक्टेबल फॉर्म में है अभी, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ आपको मिल जाएगी। आप उस बच्चे को या जिसको भी इंसुलिन की कमी है, उसको हम वही अगर चीज़ दे देते हैं, इंसुलिन दे देते हैं, सो इट्स अ लाइफ सेवर फॉर देम। और टाइप 1 में सिर्फ इंसुलिन ही आपका इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? नहीं, क्योंकि ये जो इंसुलिन की किस्म है ये टाइप 2 से इंटायरली डिफरेंट है। ओके। टाइप 2 के अंदर और बहुत सारे मसले हैं जिसमें आपका बॉडी वेट आ जाता है, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आप बैठते हैं, मोटे हो जाते हैं तो आपको टाइप 2 हो सकती है, आपकी फैमिली में टाइप 2 हो सकती है। टाइप 1 के बच्चों में तो अक्सर फैमिली हिस्ट्री भी नहीं निकलेगी। अच्छा, ये फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती तो फिर भी आपको हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ओके। अब इसमें क्या है कि ये जो बच्चे हैं अगर इनको इंसुलिन मिल जाती है, इसी चीज़ की कमी थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप उसी तरह मिमिक कर लेते हैं अपने जो आर्टिफिशियली हम चलाते हैं ना सिस्टम को, कि इंसुलिन इस टाइम पे चाहिए थी, खाना खाया है तो इंसुलिन चाहिए, उससे पहले इतनी देर पहले लगेगी, तो जब खाना खाएंगे तो उसका यूटिलाइज होने के लिए इंसुलिन चाहिए होगी, वो बॉडी के अंदर आ जाएगी, वो यूज़ कर लेगा। फिर एक बेजल कवर होता है इंसुलिन का जो 24 घंटे चलता है। वो हम रात को एक फॉर्म है जो इंसुलिन की दूसरी बेजल फॉर्म है जो कि आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, खाने के अलावा वाली जो शुगर है उसको कंट्रोल करती है, वो रात को दे देते हैं। सो एग्जैक्टली हम उसी सिस्टम को, अल्लाह मियाँ के नेचुरल फिजियोलॉजिकल सिस्टम को हम आर्टिफिशियली मिमिक कर रहे होते हैं या उसकी नकल बना रहे होते हैं।
सो इट्स नॉट दैट एफिशिएंट। जाहिर है कि जो नेचुरली है वो अल्लाह मियाँ को तो हम मिमिक नहीं कर सकते नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन ये है कि इंसान की साइंस की अल्लाह मियाँ की दी हुई अकल ही है जिसको यूज़ करके कर रहा है, इन्वेंट कर रहा है और वो इंसानियत के लिए काम कर रहा है। अच्छा, दूसरा बच्चों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे मैंने बात की है कि अब स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं कि 1 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें ये टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो बच्चे इतने छोटे हैं, अगर एक साल के भी एज का बच्चा है तो बहुत छोटा है, वो तो नहीं बता सकता कि उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, क्या उसे हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वालिदैन को कैसे पता चलेगा कि वो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है, उसको टाइप 1 है? क्या ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? सो टाइप 1 के जो साइन सिम्टम्स हैं वो एक तो तेज़ी से आते हैं, कुछ हफ्तों के अंदर ही अक्सर जो बच्चे रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बहुत बार बार अगर बच्चा पेशाब कर रहा है, रात को बार बार बेड वेटिंग हो रही है, बहुत अमूमन इनिशियल सिम्टम्स के अंदर आता है। और इसके साथ साथ भूख ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, हर वक्त पानी पी रहा है, लेकिन घुलता जा रहा है, यानी जिस्म में वज़न की कमी हो जा रही है, वज़न कम होता जा रहा है, हड्डियाँ निकल आई हैं, प्रॉपरली हाइट गेन नहीं कर रहा। उस एज का जो बच्चा है वो अपनी बाकी बच्चों की निस्बत हाइट में पीछे रह गया है। अच्छा। सो ये बड़ी अमूमी अलामत है और ये कुछ दिनों से हफ्तों के अंदर सामने आ जाती है। अच्छा, ओके। फिर इस तरह बच्चे कुछ नहीं, अगर टाइमली ट्रीट नहीं होते हैं तो इनके अंदर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस जिनको हम बोलते हैं या पेचीदगियाँ पैदा होने का अमल हो सकता है। जिस तरह से बच्चे के अंदर अगर इंसुलिन प्रॉपरली शुगर को यूटिलाइज नहीं करती है, मेटाबॉलिज्म नहीं करती है शुगर का, तो क्या होता है कि दूसरी मेटाबॉलिज्म यानी दूसरी जो एनर्जी सोर्सेज है, प्रोटीन और फैट, उसके ऊपर चला जाता है और उसके नतीजे में बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चा बेहोश हो सकता है, दौरा पड़ सकता है और इस बेहोशी के आलम में वो इमरजेंसी प्रेजेंट कर जाता है। कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये एक बड़ा कॉमन इसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं और ये बड़ा जानलेवा हो सकता है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी ये अलामात आ सकती हैं? जी, ये ज़्यादातर जो टाइप 1 है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में भी शुगर हो सकती है, वो बहुत ही रेयर टाइप की शुगर्स होती हैं, वो टाइप 1 नहीं होती हैं। ओके। कंजेनिटल उनको कह सकते हैं आप, या पे मौरूसी हो सकती हैं, लेकिन वो मोनोजेनिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ हैं, यानी वो डिफरेंट हैं और बहुत रेयर है। अच्छा, टाइप 1 और मौरूसी जो डायबिटीज़ है ये भी दोनों डिफरेंट हैं? जी, ये और डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, ये भी दोनों डिफरेंट हैं? जी, ओके। ये जो टाइप 1 है ये ज़्यादातर 6 मंथ से ऑनवर्ड बच्चों के अंदर अलामात आ सकती हैं। ओके। जो अगर मेरा आप पूछें तो मैंने जो सबसे यंगेस्ट बच्चे देखे वो 8 मंथ्स ओल्ड है। 8 मंथ्स का है, ओके। वो देखा है, वो पेशेंट आया आपके पास जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंट जो टाइप 1 डायबिटीज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज टाइप 2। हाँ, टाइप 2 है। अच्छा, लेकिन जो मौरूसी डायबिटीज़ है उसमें क्या क्या हो सकता है और उसके साइंस एंड सिम्टम्स कब से आना शुरू होते हैं? क्या ये डेटा हमें अब मतलब साइंस हमें अभी ये बता पाई है कि नहीं बता पाई है? जी, मोनोजेनिक जो डायबिटीज़ है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट फॉर्म है, सिंड्रोम है और इसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है। अच्छा। उनके अंदर हम जेनेटिक टेस्टिंग के बाद ही ये निकाल सकते हैं। इनके अंदर पैदाइश के ऊपर ही के बाद जो है वो शुगर बहुत तेज़ी से आ सकती है। इनके अंदर मोनोजेनिक और डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। मोनोजेनिक फॉर्म्स के अंदर जो है अब इनमें क्रोमोसोमल डिफेक्ट कह लें, क्या इनके अंदर इंसुलिन के रिसेप्टर डिफेक्ट्स होते हैं और ये एक सिंगल जीन डिफेक्ट के ट्रांसमिट होने की वजह से होता है। सो इनके अंदर हम उन बच्चों को मोनोजेनिक जिसे कहते हैं हाई रिस्क पे या उनकी टेस्टिंग करते हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैटरनल हिस्ट्री मिल रही होती है। तो नॉट ये कि प्रेगनेंसी में माँ को शुगर हो जाती है, नहीं, GDM के नतीजे में ज़्यादातर टाइप 1 या टाइप इस तरह के मोनोजेनिक बच्चों में ट्रांसमिट नहीं हो जाती। वो वैसे बड़ा फैमिली में रन कर रही है, फैमिली के हो अंदर, सकता है। यानी माँ को है, माँ के पेरेंट्स को है, माँ के पेरेंट्स के पेरेंट्स को है। सो वो उनके अंदर हाई रिस्क पे होते हैं कि उनके बच्चों को हो सकता है। एंड इट्स क्वाइट रेयर। अच्छा, और रेयर भी है। अच्छा, दूसरा ये जो जिस टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं जो बच्चों में जो 6 मंथ से ऑनवर्ड होती है उसमें ट्रीटमेंट फिर क्या है? इंसुलिन, छोटे से बच्चे को भी इंसुलिन लगती है? जी, टाइप 1 जी, इस पे आपकी वो है तो सुनने में बड़ा वो इंसुलिन छोटे से बच्चे को लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक जनरली ना इंसुलिन को बड़ा ही नेगेटिव लिया जाता है और बड़ा स्टिग्मा उसके साथ एसोसिएटेड, दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अच्छा, टाइप 1 ओके। मैं आपको बता रही हूँ, बड़ी खूबसूरत चीज़ जो साइंस ने बनाई है वो
इंसुलिन है, जो कि मतलब लोग कहते हैं अच्छा हमें अब सारी जिंदगी इंसुलिन पे रहना पड़ेगा, इंसुलिन लगानी पड़ेगी, कहीं हम जाएंगे तो पहले इंसुलिन लगानी पड़ेगी, लोग इससे डरते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इट्स इंसुलिन इज़ लाइक एन ऑक्सीजन फॉर दीज किड्स, बिकॉज आपको मैंने बताया कि इंसुलिन बन ही नहीं रही है, इंसुलिन का कोई नेमुल बदल नहीं है, किसी और तरीके से आप उस शुगर को यूज़ कर नहीं सकते बॉडी के लिए, और उस बॉडी को ग्रो करने के लिए, जहन को अच्छा काम करने के लिए, बॉडी को प्रॉपर चलने के लिए शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन बच्चों के लिए तो बहुत क्रिटिकल। सो अब इसमें होता क्या है कि जैसे आप बच्चे को इंसुलिन पे डालते हैं एक प्रॉपर तरीके से उसके खाने के साथ, उसको मैच करके कार्बोहाइड्रेट टू इंसुलिन रेशो सेट कर देते हैं। छोटा सा बच्चा, अगर जैसे आपने कहा कि 8 महीने का बच्चा आपके पास एक पेशेंट आया था, उसको आपने किस तरह इंसुलिन दी थी? उसको भी इंजेक्टेबल सीखना पड़ता है, इंजेक्शन ही होता है, बड़े कन्वीनियंट इंजेक्शंस अवेलेबल हैं इंसुलिन के, पता भी नहीं चलता है। अच्छा, बच्चे जो टॉडलर पे हो, यानी 5-6 ईयर्स के बच्चे खुद इवन इंजेक्ट कर लेते हैं अगर अब उनको अच्छा सा समझा देते हैं। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, मैंने देखा है बाज़ जगहों पे पेरेंट्स से ज़्यादा समझदार होते हैं, दे यू नो लर्न टू यू नो। अब ये है कि आपने उनको सिखाना भी तो है, क्योंकि उन्हें बाकी ज़िंदगी उसके ऊपर गुजारनी है। ये कुछ साल का ट्रीटमेंट नहीं है, दिस इज़ फॉर लाइफ, दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू बी। सो यू हैव टू प्रिपेयर देम फॉर, एंड एज सोसाइटी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम उनको ये स्टिग्मेटाइज ना करें, उन्हें इनकरेज करें कि अगर ऐसा है तो इसको बात करें इसके बारे में, और अवेयरनेस और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें इस चीज़ को, उनको हेल्प आउट करें। कहीं आप डाइन आउट करते हैं, वो बच्चे आपके साथ होते हैं, तो आप उनको ये नहीं, बजाय इसके कि एक मसला हो गया है कि कोई कि आप कहें कि पता नहीं क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जब आपके अंदर ऐसी चीज़ होगी ना, तो ऑटोमेटिकली लोग भी उसको थोड़ा सा अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ही एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। स्कूल्स के अंदर इवन मैं वही आने लगी थी कि वहाँ पर तो बच्चे बहुत ज़्यादा जाके उसके ऊपर तो हम लोग आइज नहीं रख सकते बच्चों के ऊपर, वो कैंडीज भी खाएंगे, वो शुगर वाली चीज़ें भी खाएंगे, तो क्या इससे भी उनकी शुगर बढ़ जाएगी? तो उनको किस तरह रोकेंगे फिर? जो ये टॉफियाँ और कैंडीज की आपने बात की है, या फास्ट फूड की अगर बात करें, तो ये आम बच्चे के लिए भी अच्छा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जिस हद तक आपका अगर नॉर्मल बच्चा भी है तो उसको भी अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि शुगर तो अब ये साबित हो चुका है लाइक अ ड्रग, इट्स लाइक अ पॉइजन, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो टाइप 1 के अंदर मसला ये है कि हम चूँकि आर्टिफिशियली उसके सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो अब इसमें अगर एकदम से आप इतनी हाई लेवल ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर इनटेक कर लेंगे, तो इंसुलिन को मैच नहीं कर पाएंगे आप। सो उसके लिए उसमें फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में, और जब भी शुगर ऊपर नीचे या रोलर कोस्टर वाली एक आपकी ब्लड की चल रही हो, तो कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस वही हैं जो आंखों की खराबी हो सकती है, गुर्दे खराब, लेकिन अगर वेल मैनेज्ड हो तो फिर तो इन बच्चों में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं, ना इनकी शादियों में कोई प्रॉब्लम आते हैं। आई मस्ट से दिस बिकॉज दिस इज वन ऑफ द टैबूज एसोसिएटेड विद इट। एग्जैक्टली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे, अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये है कि वालिदैन को भी इसके हवाले से अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और उस बच्चे को भी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि उसने किस तरह अपनी शुगर को मैनेज करना है ताकि कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। डॉक्टर हाफिज़ा नाज हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। बच्चों में जो डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है उस पर हमने बात की। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।